हमने क्लास में करी थी और उससे फ़ायदा ये हुआ था, सारा काम ऑटोमेट हो गया था। व्हाट्सएप की एपीआई इंटीग्रेट करी आपने, बस आपका कोई काम रह गया? नो सर। आपका कोई काम नहीं है। जो भी चीज़ें हैं बस आपने कहीं से डेटा लाना है, डेटा आपके पास आ गया, आपकी प्रोडक्ट तैयार। डेटा भी लिया है? यस सर। कहाँ से पकड़ा डेटा? फॉर्म बनाया था सर, एक गूगल का फॉर्म बनाया था, ग्रुप में सेंड किया, सबने फॉर्म फिल किया, डेटा मेरे पास। सबने अपना अपना डेटा दे दिया? यस सर। वाह भाई। तो मुजफ्फर ने क्या किया कि गूगल फॉर्म बनाया। अब ज़्यादातर लोग तो बेचारे सिंगल फॉर्म फिल कर दिया होगा, 100-200 आ गई होंगी आपके पास। यस सर। क्या बात है। तो डेटा भी रियल आ गया इनके पास, और रियल डेटा की बेस पे इन्होंने एप्लीकेशन भी बना ली और वो व्हाट्सएप वाला काम भी हो गया। ये एक आइडिया जो कि आप कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे आइडिया मैंने एक सेकेंड स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ मैं। जिन जिन के मैं नाम लेता जाऊँ आप लोग स्टेज पे आ जाएं, ताकि हमें पता हो कि भाई ये असाइनमेंट आप लोगों ने, इतने लोगों ने कर लिया है और पोस्ट किए हैं यहाँ पे। नाजिया नाज है मौजूद, तो आ जाए। अब असाइनमेंट किया है तो एप्रिसिएशन भी करेंगे ना। नाजिया नाज, वजाहत अली ख़ान नहीं है, चलो कोई बात नहीं। आमना शफीक नहीं आई। सारे छुट्टी करने वाले ही असाइनमेंट कर रहे हैं, तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? बिल्किस शाहिद जी आगे, अच्छा ये ठीक है। आमना अशरफ राजपूत, अच्छा इससे ये भी पता चल जाएगा कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां। आमना अशरफ राजपूत, इधर आ जाओ, पर आ जाओ। अच्छा, और कौन है? इकरा, इनका पूरा नाम नहीं है लेकिन इन्होंने भी बनाया हुआ है, ठीक है। महाब रिजवान, गुलाम अकबर, अरे क्या बात है। राबिया रिजवान, चलो भाई 2-1 का कंपटीशन चल रहा है। उनीज़ा इस्माइल, ये तो ज़्यादा हो रहे हैं ना। फजीलत जहां, मुजफ्फर अली, यस सर। उरूज सादिक, अनुशे अब मैं प्रोनाउंस गलत ना कर दूँ ना। सबा रियाज, ये वो लोग हैं जिन्होंने असाइनमेंट करके जो है पोस्ट किया है। कहाँ पे? हमारा जो डिस्कॉर्ड का चैनल है उसके शोकेस वाले चैनल के अंदर हम जो है सारे जो भी आपने बनाया होता है वो आप शोकेस करते हैं। तो कितनी लड़कियाँ हैं, कितनी ख़वातीन हैं और कितने मर्द नजर आते हैं? 1 2 3। वो तो गलती करी ना, क्यों नहीं डाला यहाँ पे? तो इससे कुछ हो रहा है ज़बरदस्त, यहाँ पे डालना है शोकेस में, ठीक है। तो भाई इन लोगों ने हमारे पास जो है असाइनमेंट सक्सेसफुली कर लिया था, और भी लोगों ने किया होगा, लेकिन अब मैं सबको एक साथ बुलाऊंगा तो एक रश हो जाएगा। तो मैंने सोचा शोकेस में जितने लोगों ने पोस्ट किया और हमारे डिस्कॉर्ड को यूटिलाइज़ कर रहे हैं उनको बुला लेते हैं। तो भाई इनके लिए ज़बरदस्त तालियां हो जाए सबके लिए, ज़बरदस्त। किसी ने कुछ स्पेशल चीज़ इंटीग्रेट करी कि सच में रिश्ता हो जाए? नहीं। चलिए, व्हाट्सएप इन्होंने सबने इंटीग्रेट किया है, जिसके अंदर जो है व्हाट्सएप की एपीआई को यूज़ करते हुए किसी का कोई सवाल है असाइनमेंट के हवाले से तो इनसे कर सकता है जी। डेटाबेस, गूगल शीट से डेटाबेस एक्सेस नहीं हो रहा। देखिए गूगल शीट एक्सेस नहीं हो रही पाइथन में, तो वो अलग चीज़ है।
डेटाबेस की आप बात कर रही हैं, गूगल शीट की बात कर रही हैं? गूगल शीट की बात कर रही हैं। एक्सेस हो जाती है, उसके आप क्रेडेंशियल सही नहीं डाल रहे होंगे, इंटीग्रेट करने का सही तरीका यूज़ नहीं कर रहे होंगे। तो आप यूट्यूब से देखें, किसी ने किया है यहाँ पे गूगल शीट से? आपने किया? लो भाई, अब मुजफ्फर बताएंगे आपको। अच्छा, नेक्स्ट वीक करके लाएंगे ये, नेक्स्ट वीक करके लाएंगे। तो आप डिस्कॉर्ड के अंदर, फॉरम के अंदर जो आप टिकट बना के पोस्ट कर देगा गूगल शीट कैसे इंटीग्रेट करता है, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो जाए। और किसी का कोई सवाल? जी, क्या सवाल है? वेब सर्च टूल ज़रूरी तो नहीं था। जेमिनी, मैंने कहा ना वेब सर्च ज़रूरी नहीं था, आपने सिंपल ये इम्प्लीमेंट करना था जिसके अंदर जो है व्हाट्सएप से मैसेज आ जाए। बाकी चीज़ तो हमने बना ली थी, वो कर लिया तो गुड है। वेब सर्च इंटीग्रेट करने के लिए हमने एक और टूल बताया था, कौन सा? ब्राउज़र यूज़। तो हमने गूगल पे सर्च करके भी देखा था। आपने गूगल पे सिंपली सर्च करना है ब्राउज़र यूज़, जो टूल है वेब सर्च का, उसको कैसे ओपन एआई एजेंट्स एसडीके के साथ इंटीग्रेट करना है, आपको मिल जाएगी डॉक्यूमेंटेशन। और किसी का कोई सवाल व्हाट्सएप एपीआई से रिलेटेड? ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने, जो लोग अभी स्टेज पे आए हैं, कुछ आप लोगों ने आइडिया सोचा है? पब्लिक नहीं कर सकते, चोरी हो जाएगा आइडिया। चले, मैं आप लोगों से फिर पर्सनली आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है? अच्छा, परवेज भाई शेयर करना चाह, आप में से कोई शेयर करना चाह रहा है अपना आइडिया? नहीं? आ जाओ भाई, अगर करना चाह रहे हैं तो आप भी, आप लोग में से भी कोई आ गया। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी मेरा आइडिया ये एजुकेशन के हवाले से है कि लास्ट टाइम मैंने कहीं इंटरव्यू दिया था सॉफ्टवेयर हाउस में, तो उनका मेन पर्पज़ या मेन प्रोजेक्ट चल रहा था एजुकेशन पे। तो जॉब तो मैंने वहाँ पे नहीं की, लेकिन एक दोस्त के साथ मेरी हेलो हाय हो गई, तो उनसे मैंने प्रोजेक्ट के बारे में पूछा कि क्या है, कैसा है, सीआरएम बेस्ड प्रोजेक्ट था वगैरह था। वो तकरीबन 2 सालों से उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और वही प्रोजेक्ट मैंने 1-2 हफ्ते से उस पर काम कर रहा हूँ, और मुझे लगता है अगर वो पूरी टीम 2 सालों में काम कर रही है तो इंशाल्लाह एजेंट की मदद से मैं वही काम एजुकेशन वाला 1 या 2 महीने में अकेला फाइनलाइज कर दूँगा। थैंक यू। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। और किसी को शेयर करना है? नहीं, सोचा ही नहीं है। चलें, गुड, थैंक यू सो मच भाई। इनके साथ, इनको बहुत सारी तालियों के साथ रुखसत करें। आपने शेयर करना आइडिया? नहीं? सरफाज ये बताएं कि हम, फॉर एग्जांपल मुझे अपना एजेंट बनाना है, और मेरा जितना भी डेटा है कि मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो क्या चैट जीपीटी या जेमिनी के पास है? नो सर। नहीं है, आप लोगों का भी नहीं होगा। तो उस केस में हम ऐसी क्या अप्रोच रख सकते हैं कि जेमिनी को भी हमारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, तो कोई भी हमारे बारे में पूछे हमारे एजेंट से, तो हमारा एजेंट हमारी इन्फॉर्मेशन बता सके। एक तरीका तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, वेब सर्च, लेकिन उसके अलावा क्या तरीका हो सकता है वो हम डिस्कस करें। अच्छा, इसका एक तरीका है कि हमारे पास जो हमारे एआई के एजेंट्स होते हैं उसके अंदर हम अगर बेसिक लेवल के ऊपर देखें उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट डाल सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू डेटा को प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हमारे पास एक मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है, मेमोरी के थ्रू हम उसके अंदर डेटा अपना उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये 2 वेज़ हैं हमारे पास। और एक रैक के थ्रू एम्बेडिंग वाला भी होता है, जिसके थ्रू हम वेक्टर डेटाबेसेस के अंदर अपना डेटा सेव करवा देते हैं और फिर वहाँ से गेट करके अपने एलएलएम को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है फाइन ट्यूनिंग। जब भी आपके एलएलएम जो तैयार हुए, जैसे चैट जीपीटी, GPT-4 हो गया, जेमिनी 2.0 हो गया, फ्लैश, ये सारे एलएलएम तैयार हुए हैं। कैसे तैयार हुए हैं? बहुत सारे
डेटा को एनालाइज करके तैयार हुए हैं। जितना डेटा LLM के पास होगा उतना एफिशिएंट वो वर्क करेगा, जितना अच्छा डेटा उसके पास होगा उतना अच्छा एफिशिएंटली वो वर्क करेगा। तो जब ये अच्छा, पहला सवाल तो ये है, क्या हम GPT-4o या जेमिनी जैसा कोई मॉडल बना सकते हैं अपना? अगर बना सकते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें, क्या क्या रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगी जिसके थ्रू हम बना सकते हैं? डेटा। मैं कह रहा हूँ अपना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा पीछे जेमिनी यूज़ करो और सामने अपना दिखा दो, नहीं, बनाना ही अपना है पूरा। जी, सबसे पहले क्या चाहिए? GPU चाहिए। GPU से पहले क्या चाहिए? पैसा। अगर आप अपना मॉडल बनाने का सोच रहे हैं तो वो, अगर मैं आसान अल्फाजों में, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उसमें इतने बिलियंस ऑफ डॉलर लगने हैं, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आपका सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस तरफ हम इसलिए नहीं लेके जा रहे कि आप जो है पहले मॉडल बनाना सीखें फिर उसको और डेटा पे ट्रेन करें, तो वो फ़ायदा नहीं है। जब आपके पास इतने अच्छे मॉडल्स हैं उन्हीं को यूटिलाइज करें। तो इस तरफ हम नहीं गए। हम क्या कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं, जो बने बनाए उनको यूज़ करेंगे। अच्छा, पहले GPT जब सबसे पहले आया था तो उसका कौन सा मॉडल था? क्या था? जब पहली दफ़ा उसका नाम सुना था तो उसका क्या था नाम? ChatGPT तो अभी भी नाम है वेबसाइट का, लेकिन मॉडल का क्या नाम था? 1.5 इन्होंने सुना था, 3.5 सबसे पहले आपने कब सुना था? 2022 में, जब आपने GPT 3.5 और अभी कौन सा है? 4 अभी तो बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन 4o आपके पास फ्री वर्जन में होता है। तो 3.5 से लेके बीच में ChatGPT 4 आया, फिर 4o आया, फिर बहुत सारे और आए। तो इसमें और दोनों में क्या फ़र्क है? 3.5 में क्या था? उसको क्या किया जिससे जो है वो 4 बन गया? उसको और ट्रेन किया। उस ट्रेनिंग के प्रोसेस को क्या करते हैं, क्या कहते हैं? फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग करिए। अब फाइन ट्यूनिंग करना इतना आसान नहीं होता, आपको बहुत सारा डेटा उसे देना पड़ता है, GPUs में बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है, फिर जाके आपका LLM तैयार होता है। अब आता है हमारी यूज़ केस की तरफ। फिर से मेरे पास मेरा डेटा है जिसमें मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है कि मुझे क्या क्या आता है, मैं क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन है। अब मुझे वो इन्फॉर्मेशन जेमिनी को या GPT-4o को देनी है, तो क्या मैं फाइन ट्यूनिंग कराऊंगा उसकी? नहीं, फाइन ट्यूनिंग हमारे पास होती है डेटा जो बल्क में आपके पास मौजूद हो, उस पर फिर हम ट्रेनिंग करते हैं। तो ये टाइम टू टाइम फाइन ट्यूनिंग होती रहती है जितने भी बड़े मॉडल्स हैं उनकी। और अगेन उसमें मैंने बताया उसमें बड़े GPUs, उसमें बड़ी प्रोसेसिंग लगती है उसको ट्रेन करने में, तो फिर तो और ख़र्चा भी आता है फाइन ट्यूनिंग में। क्या आसान तरीका हो सकता है जिससे मैं अपनी इन्फॉर्मेशन GPT को दे दूँ? और क्या तरीका हो सकता है जी? 12 बोले? कॉन्टेक्स्ट के अंदर दे सकते हैं। कैसे? मतलब प्रॉम्प्ट के अंदर ही दे दूँ अपनी सारी इन्फॉर्मेशन। मतलब मेरी एक PDF है जिसके अंदर मेरे बारे में सारी डिटेल्स लिखी हुई, वो सारी डिटेल मैं इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही दे दूँ। अगर मैंने अपनी सारी डिटेल जो 3-4 पेजेस की PDF है फॉर एग्जांपल, वो मैं इंस्ट्रक्शंस के अंदर डाल दूँ तो हो तो जाएगा, लेकिन हर प्रॉम्प्ट अगर मैं हेलो भी लिखूँगा ना, वो पूरी 4 पेज की PDF जाएगी, जिसमें मेरी कॉस्ट बढ़ेगी। कॉस्ट बढ़ेगी भाई, 4 पेजेस की PDF जा रही है, मैंने सिर्फ नाम पूछा हेलो व्हाट इज़ योर नेम, 4 पेजेस की PDF साथ में जा रही है और रिस्पॉन्स के अंदर। तो जितना लंबा आप प्रॉम्प्ट दोगे उतनी आपकी प्राइसिंग बढ़ेगी। अच्छी प्राइसिंग किस पे डिपेंड करती है? टोकन्स। जी, अब मैंने जो है ChatGPT को लिखा
हेलो। तो चैट जीपीटी इसकी प्राइसिंग कैसे करेगा? या मैं एक पैराग्राफ लिख दूँ 4 लाइनों का, उसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड होगी कि भाई इतना महंगा आपको पड़ेगा? इसके अंदर आपके पास होते हैं टोकन्स। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, 4 टोकन्स एनालाइजर, देखते हैं कोई वेबसाइट हमारे पास आ जाए। ओके, AI टोकन्स लिखना चाहिए था, पता नहीं क्या आएगा। ये तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आ जाएगी। उसकी एक वेबसाइट होती है जिसमें वो बता देता है कि आपने एक सेंटेंस लिखा है तो उस एक सेंटेंस के कितने टोकन्स लगेंगे। टोकन्स कैलकुलेटर अगर मैं करूं तो शायद आ जाए, ये है शायद। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अगर हेलो माय, यार ये ऐड वगैरह चला रहा है, नेम इज हमजा। जी कितने टोकन्स लग रहे हैं? 7 टोकन्स लग रहे हैं। कितने वर्ड्स हैं? 5 वर्ड्स हैं। तो अगर आप ये सोचे थे हर वर्ड का एक टोकन होगा, तो ऐसा नहीं है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हेलो एक टोकन हो गया, माय और स्पेस ये एक टोकन हो गया, NAM ये एक टोकन हो गया, EIS ये एक टोकन हो गया। तो ये टोकन्स वो डिसाइड हो जाता है, स्टैंडर्ड बना हुआ है, जो भी आप लिखते हो उसके टोकन्स बनते हैं। इस टोकन की बेस पे प्राइसिंग डिसाइड होती है। जितने आपके टोकन ज़्यादा होंगे उतने आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर मैं 4 पेजेस की PDF भेज दूँ तो कितने टोकन्स हो जाएंगे? अच्छा, अब साथ ही साथ हम ये देख लेते हैं कि जो टोकन्स हैं, ये हमें समझ आ गया टोकन्स क्या है। जितने लंबा आप प्रॉम्प्ट करोगे टोकन्स उसके जो है जनरेट होंगे, और उस टोकन की बेस पे डिसाइड होता है भाई कितनी उसकी प्राइसिंग होगी। अब अच्छा, इसके पीछे और भी साइंस है, टोकनाइजेशन और जो है पूरी इसके पीछे साइंस है, और ये बहुत सारे ऐड आ रहे हैं तो मैं इसको बैक कर देता हूँ। अच्छा, अब प्राइसिंग देखते हैं कि GPT-4o की क्या प्राइसिंग है। ये भी हमने देखना होता है कुछ भी बनाने से पहले, भाई खर्चा वर्चा कितना आएगा सब आपने देखना होता है। अच्छा, यहाँ प्राइसिंग लिखनी दो, OpenAI यही लिख देते हैं, GPT-4o प्राइसिंग। तो API प्राइसिंग आ गई। यहाँ इसी तरह आप जेमिनी प्राइसिंग सर्च करेंगे तो उसकी भी आ जाएगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास 4.1 की क्या प्राइसिंग है? $2 पर मिलियन टोकन्स। मतलब अगर आपकी एप्लीकेशन 1 मिलियन टोकन्स यूज़ कर रही है, अगर 100 लोग आपकी एप्लीकेशन में रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो जितने वो जो है आपके पास जितने लोग यूज़ करेंगे उतने आपके टोकन जनरेट होंगे। यहाँ पे 4.1 जो मॉडल है आपके पास, उसकी प्राइसिंग क्या है? टाइम इनपुट टोकन्स की प्राइसिंग है $2। इनपुट टोकन्स मतलब जो मैं इनपुट दूंगा, जो मेरा प्रॉम्प्ट होगा LLM को, वो इनपुट टोकन्स है। फिर LLM रिस्पॉन्स भी देता है। अब मैंने उससे बोला भाई 500 वर्ड्स का ऐसे लिख दो, तो मेरे इनपुट टोकन्स कितने का होंगे? 7-8 ही के होंगे, क्योंकि मैंने छोटा सा ही सेंटेंस बोला। उसने जो जनरेट किए आउटपुट टोकन्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो आउटपुट टोकन्स की अलग प्राइस होती है और यही सबसे ज़्यादा होती है, $8 पर मिलियन टोकन। अच्छा, ये जो है सबसे महंगा वाला मॉडल है। आप 4o की देख लें, 4o की कम होगी। और हाँ भाई, ये 4.1, ये देखें कितने सारे हैं। 4.1 नैनो, 4o4 मिनी, ये सबसे सस्ता वाला है OpenAI का, जो कि ये भी कहाँ सस्ता है, O4 है, सॉरी 4o हमने देखना है।
तो ये सब की प्राइसिंग आ रही है। 4O की प्राइसिंग है इनपुट टोकन्स की $5 पर मिलियन टोकन्स, और आउटपुट टोकन की है $20 पर मिलियन टोकन। तो अगर आप OpenAI की प्राइसिंग, अच्छा GPT-4o मिनी है सबसे सस्ता वाला, इसकी क्या प्राइसिंग है $0.6 पर मिलियन टोकन। अगर आप OpenAI की प्राइसिंग कंपेयर करें जेमिनी के साथ तो जेमिनी आपको बड़ा सस्ता पड़ता है। तो ये भी एक वजह है कि हमने जेमिनी पे फोकस किया है। उसकी प्राइसिंग भी अच्छी है और वो फ्री टियर भी आपको देता है, आप आराम से यूज़ करो फ्री में। तो ये वाली चीज़ें, जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, हम जब मॉडल डिसाइड करते हैं तो हमने ये भी देखना होता है कि भाई कौन सा मॉडल कितना महंगा है। फ्री में कुछ हद तक होगा जेमिनी का, OpenAI का तो शुरू से ही पेड है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें भी आपने ख्याल में रखनी है। अच्छा जी, वापस आते हैं। अपने प्राइसिंग डिस्कस कर ली हमने, टोकन्स डिस्कस कर लिए। टोकन्स कुछ नहीं, आप जो भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे या वो जो भी आउटपुट देगा उसको वो टोकन्स में कन्वर्ट करके गिनेगा भाई कितने टोकन लग रहे हैं। उस टोकन की बेस पर आपकी प्राइसिंग डिसाइड होगी कि कितना महंगा आपका रिस्पॉन्स है। अच्छा जी, तो हम बात ये कर रहे थे कि अब अगर मैं अपनी 4 पेजेस की PDF भेज दूँ तो 1 मिलियन टोकन तो ऐसे ही हो जाएंगे, एक ही मैसेज में 1 मिलियन टोकन हो जाएंगे। तो ये तो अच्छी अप्रोच नहीं है, तो बड़ा महंगा पड़ेगा मुझे। तो इंस्ट्रक्शन के अंदर हम नहीं दे सकते मेरी इन्फॉर्मेशन, जो 4 पेजेस की PDF जितनी इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दे सकते। तो क्या करें, यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, 2 ऑप्शन हमने ख़त्म कर दी। फाइन ट्यूनिंग नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बड़ी कंप्यूटेशन लगती है और टाइम भी बड़ा लगता है, तो फाइन ट्यूनिंग नहीं कर सकता, महंगा भी पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन था भाई इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही सारा अपना कॉन्टेक्स्ट डाल दो, सारी अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दो। इंस्ट्रक्शंस एजेंट के अंदर हम देते हैं ना, वो भी नहीं कर सकते, वो भी बड़ा महंगा पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास रैग सिस्टम। रैग सिस्टम क्या मतलब? कस्टम डेटा, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी टर्म्स है उनको सीखना पड़ेगा पहले, फिर हम समझेंगे कैसे काम करता है। अच्छा, पहले मैं आता हूँ यहाँ पे एक्चुअली ड्रॉ के अंदर। रैग सिस्टम बनाना समझना है, बस बनाना बहुत आसान है, समझने वाली चीज़ है। अच्छा, ये क्या है? ये लास्ट क्लास में बना, ये रहा। अच्छा जी, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये सब जो है ना, मैं रैग सिस्टम के इर्द गिर्द की बातें करूँगा। रैग क्या है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमने सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्कस करी कि वो 4 पेजेस की PDF कैसे मैं एफिशिएंटली GPT को दे सकता हूँ। तो ये प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया रैग सिस्टम। रैग सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने जो पहली चीज़ सीखनी है, जो समझनी है, सीखनी नहीं समझनी है, वो है एम्बेडिंग। अब ये एम्बेडिंग क्या चीज़ है? एम्बेडिंग एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी टेक्स्ट हो, PDF हो, इमेजेस हो या ऑडियो हो, कुछ भी हो, उसको हम क्या करते हैं, वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, या हम कह लें नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। नंबर्स में कन्वर्ट करके हम जो है डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये कौन सा फेस है? ये हैप्पी वाला फेस है। तो इसकी जब मैं एम्बेडिंग करूँगा तो बैकग्राउंड में जब ये नंबर्स में कन्वर्ट होगा तो कुछ ये इस तरह से होता है, एरे की फॉर्म में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने आसान करने के लिए 2.2, 1.0 इसके आगे कॉमा लगा के और नंबर्स भी हो सकते हैं, होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन ये बिल्कुल आसान करके। तो ये क्या हुआ, इसकी एम्बेडिंग जब मैंने करी तो हमारे पास बैकग्राउंड में कुछ ऐसा नंबर बना। अच्छा, इसी तरह से ये वाला क्या है, ये एंजॉय वाला इमोजी या सेलिब्रेट वाला इमोजी है। इसकी जब मैंने एम्बेडिंग करी तो इसका जो नंबर बना वो बना 2.0। अच्छा, लास्ट वाला क्या है, सैड। सैड वाले का क्या बना, -1। अब ये मैं अगेन बता रहा हूँ, यहाँ कॉमा लगा के बहुत सारे नंबर्स होंगे, या आसान करने के लिए मैंने सिंपल सा नंबर रखा।
अगर आप नोट करें, ये जो सैड वाला है आपके पास इमोजी, इसको जब मैं एम्बेडिंग करके नंबर में मैंने कन्वर्ट किया तो इसका नंबर क्या आ रहा है? -1। अच्छा, जब ये मैंने इंजॉय वाला किया तो इसका क्या नंबर आ रहा है? 2.0। और जब मैंने हैप्पी वाला किया तो इसका क्या आ रहा है? 2.2। 1.2। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि हैप्पी और एंजॉय दोनों क्या है? करीब करीब है। इसका नंबर क्या है? 2. अच्छा, ये 1.0 को मैं हटा देता हूँ। अगेन नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम आसान एग्जांपल कर रहे हैं तो उसके अंदर हम कम नंबर रखते हैं। तो हैप्पी और हमारे पास एंजॉय के क्या है? नंबर्स करीब करीब है। इसका 2.2 है, इसका 2.0 है। क्यों? क्योंकि फीलिंग हमारे पास सेम है। तो इसलिए एम्बेडिंग में एक ख़ास बात ये है, जितने भी मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं ना, उनके एम्बेडिंग करने के बाद जो नंबर्स बनते हैं वो तकरीबन सेम होते हैं। सेम नहीं होता, मतलब सिमिलर होता है, करीब करीब होते हैं। जैसे इसका है 2.2, इसका है 2.0, इसका है -1, ये दूर है, ये माइनस में चला गया। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है सैड जो इमोशन है और हैप्पी जो इमोशन है दोनों अपोजिट है, तो इसलिए सैड वाले का नंबर माइनस में चला गया और हैप्पी वाले का नंबर 2 से ऊपर चला गया। जितने भी हैप्पी से रिलेटेड इमोजीज होंगे उन सब के इंडेक्सेस कहाँ पे, उन सब के वेक्टर्स कहाँ पे जनरेट हो रहेंगे? 2 के पास ही जनरेट होंगे। तो एम्बेडिंग एक टेक्निक है जिससे हम अपने टेक्स्ट को, PDF को या वीडियो जो भी है, अभी हम PDF की बात करते हैं, PDF को हम क्या कर सकते हैं? एम्बेडिंग के थ्रू वेक्टर में कन्वर्ट। वेक्टर क्या है? कुछ नहीं, आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये जो फ्लोट है आपके पास, जितने भी फ्लोट हैं यहाँ पे, ये आपके पास इसको वेक्टर्स कहेंगे। तो जितने भी करीब करीब वाले इमोशंस हैं उनके नंबर्स क्या होंगे? करीब करीब होंगे। तो वेक्टर के बारे में हमें थोड़ा बहुत समझ आया। एम्बेडिंग एक टेक्निक है जो क्या करती है? हमारे टेक्स्ट को, वीडियो को, इमेजेस को वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देती है। वेक्टर्स क्या है? आसान अल्फाजों में समझने के लिए लिस्ट ऑफ फ्लोट्स या इंटीजर कह सकते हैं। तो यहाँ पे होंगे सारे नंबर्स ही सर। बेस, ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स। जी, बेस 64 और ये वेक्टर एक ही चीज़ है? दोबारा बोलें। बेस 64 और वेक्टर एक ही चीज़? अच्छा सवाल है। अच्छा, हम जो है पाइथन में जब हमने पढ़ा था बेस 64 भी कुछ हमने पढ़ा था, और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? उसमें भी हमने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें जो है आपका कोड नंबर्स में कन्वर्ट हो रहा था। तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? अब यहाँ पे एम्बेडिंग की असल पावर पता चलेगी। अभी फ़िलहाल इतना समझे, एम्बेडिंग एक टेक्निक है जो वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रही है। सिमिलर वेक्टर्स जो हैं वो उनके नंबर्स करीब करीब होंगे, इतना हमें समझ आना चाहिए अभी के लिए। यहाँ मैंने इमोजी बनाया, या इमेज भी हो सकती है, या टेक्स्ट भी हो सकता है, या वीडियो भी हो सकती है। फ़िलहाल हमें एम्बेडिंग के बारे में इतना पता। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, अब उसके लिए मुझे एक वीडियो चलानी होगी और वो एक मूवी की है, तो वो मैं जल्दी से निकाल लेना हूँ पहले। जी, सवाल। इसके लिए हमारे पास एक डेटाबेस होगा और वो स्पेशली होगा, ये क्या आ रहा है? हाँ, ये डेटाबेस बना हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। ये डेटाबेस इस तरह का आपके पास होगा। वो स्पेशल डेटाबेसेस होता है सिर्फ वेक्टर्स के लिए। और जैसे आई लाइक कोडिंग, उसके बदले में जो वेक्टर्स जनरेट होंगे वो कुछ इस तरह के नज़र आ रहे होंगे। अगेन ही एग्जाम्पल के तौर पे इतना बड़ा सा लिस्ट भी होगा। आई लाइक फूड, तो उसके बदले में ये वेक्टर्स जनरेट होंगे और ये भी डेटाबेस में स्टोर होंगे। तो वेक्टर डेटाबेसेस हमारे पास क्या करते हैं? वेक्टर्स को स्टोर करता है। अभी तक मैंने एजेंट का कहीं पे जिक्र नहीं किया है, अभी सिर्फ हम एम्बेडिंग सीख रहे हैं। इन सारे पजल्स को हम आखिर में जोड़ेंगे, ठीक है। तो एम्बेडिंग हमें समझ आ गई कि वेक्टर एक टेक्निक है जो वेक्टर्स में कन्वर्ट करती है।
और सिमिलर जो आपके पास वेक्टर्स हैं वो साथ साथ रहेंगे। अच्छा, अब आते हैं भाई, मैं एक सेकंड जो है आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, और वो जो है उसके लिए मुझे एक वीडियो निकालनी होगी, तो वो जल्दी से मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा, अब पहले गौर से सुनना है, फिर मैं आपसे सवाल करूँगा। आपको लागत है हमारी स्टोरी नॉनसेंस है। और नहीं तो क्या, तुम्हारे प्लानिट की राष्ट्रभाषा भोजपुरी है। अरे हमारे बोले पे तो कोई भाषा नहीं है, माइंड से तो क्या है, कोनो कंफ्यूजन ही नहीं। यहाँ पे बोलते कुछ हैं पर बटबट कुछ और निकलता है। एक एक शब्द तो 4-4 नंबर ऐसे मुंडी लाओ और बोलो अच्छा अच्छा है, बदबत अब ठीक ठाक है, वेरी गुड। आप बड़ी करके बोलो अच्छा है तो मतलब साफ में है। तो मेरी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा साफ। फिर गुस्सा आता है तो आवाज लोड हो जाए, अच्छा हमको सिखा दिया है, अच्छा। हम जब सोचते हैं तो लंबा वाला अच्छा अच्छा। अच्छा जी, तो इसके अंदर आपको कितने अच्छा आपको मिला? 4। अब सवाल ये 8 कहाँ से आ गए? 4 आए, 4। अच्छा, हाँ मुझे लगा दोबारा 4 अच्छा है। अब सवाल ये है, जब इन 4 जो अच्छा है, ये सारे सेंटेंसेस हैं, तो जो 4 अच्छा मैंने इसने बोले हैं, इन सब की जब मैं एम्बेडिंग करूँगा तो नंबर सेम आएंगे या अलग आएंगे? क्या चारों अच्छा का मतलब सेम था? सेम नंबर आएंगे या अलग अलग आएंगे? अलग अलग वाले कितने हैं और सेम वाले कितने हैं? चलो 1 आए, 2, 3, 8, 9 लोग हैं, ठीक है। एम्बेडिंग के अंदर जब आप किसी भी वर्ड को नंबर में कन्वर्ट करते हो तो इतना आसानी से ऐसे नहीं हो जाता कि भाई आपने वर्ड दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया है, हो गया नंबर, वेक्टर्स में कन्वर्ट हो गए। नहीं, जब वो वेक्टर में कन्वर्ट करता है तो उसके साथ उसके इमोशंस को भी कंसीडर करता है वेक्टर्स के अंदर। तो अगर मेरे पास 4 अच्छा आ रहे हैं तो वो डिपेंड करता है, अगर चारों अच्छा के सेंटेंसेस थे, उसको जब मैं वेक्टर्स में कन्वर्ट करूँगा तो चारों डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो चारों की जब मैं वेक्टराइजेशन कराऊंगा, यानी उसके नंबर्स वेक्टर्स जनरेट कराऊंगा इस तरह से, तो चारों के अलग अलग जनरेट होंगे। क्यों? क्योंकि चारों के इमोशंस अलग अलग थे। इसलिए वेक्टराइजेशन करना, अगर मुझे इस इमोजी की वेक्टराइजेशन करानी है तो मैं कैसे कराऊंगा? मैं पाइथन से नहीं करा सकता, मुझे उसके लिए एलएलएम की ही हेल्प लेनी होगी। एलएलएम मेरी हेल्प करेगा वेक्टराइजेशन कराने के लिए। अब ये जो चीज़ है, ये जो टेक्निक है पूरी, इसमें समझने वाली चीज़ है। करना बहुत आसान है, करना बहुत आसान है। और आप किसी ने किया है इसको इम्प्लीमेंट? एक किया, परवेज़ भाई ने किया। एम्बेडिंग को किसी ने इम्प्लीमेंट किया है? हाँ, किसी के साथ भी किया है ना, 2, 3, 4 लोगों ने किया, तो मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपने एम्बेडिंग करानी है तो उसके लिए मैंने बताया, उसके लिए स्पेशल एलएलएम होते हैं। और उसमें से अगर मैं कुछ मॉडल्स के नाम बताऊं, जैसे 4O है ना, 4O एम्बेडिंग के लिए यूज़ नहीं होता, 4O यूज़ होता है, आप उससे रिक्वेस्ट करें वो आपको जवाब देगा। एम्बेडिंग के लिए कुछ अलग से मॉडल्स होते हैं। एम्बेडिंग मॉडल्स अगर मैं सर्च करूं तो ओपन एआई एम्बेडिंग, ओपन एआई की, अच्छा इनकी प्राइसिंग भी अलग होती है, ठीक है, इनकी प्राइसिंग भी अलग होती है। तो ये जो एम्बेडिंग करने वाला काम है ना, किसी भी नंबर को वेक्टर्स में कन्वर्ट करना, ये हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं वो करते हैं। और जैसे हमारे पास नीचे लिस्ट शायद आ रही हो कहीं ना कहीं, ये रहा।
क्या नाम है इस मॉडल का? टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल। ये किस चीज़ की एम्बेडिंग कर रहा है? टेक्स्ट की। इस वाले टेक्स्ट की करेगा। अब यहाँ मैं टेक्स्ट भी दे सकता हूँ, यहाँ वीडियो भी दे सकता हूँ, वीडियो की भी कर लेगा, इमेज की भी कर लेगा। तो ये वाली चीज़ है। एम्बेडिंग के बाद आपके पास कुछ इस तरह के नंबर्स आएंगे, ये रहे, ठीक है। अब देखें नंबर्स काफ़ी सारे हो सकते हैं। अब ये इतना सा सेंटेंस था तो उसकी एम्बेडिंग करने के बाद इतने ही नंबर्स आए, और इन नंबर्स पे ये भी चीज़ होती है कि इमोशंस भी इंक्लूडेड होते हैं। जैसे अभी हमने ये वीडियो देखी थी, उसके अंदर 4 इमोशंस से अलग अलग, तो चारों की एम्बेडिंग अलग बनेंगी। तो इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं, आप देख सकते हैं। T3 स्मॉल हो गया, T3 जेमिनी के भी हैं, वो फ्री भी आपको मिल जाएंगे। तो जेमिनी के भी हैं, ओपन एआई के भी हैं। तो ये एम्बेडिंग करने में हेल्प करते हैं। लेकिन क्या हम इसको यूज़ करेंगे? नहीं करेंगे। हम एम्बेडिंग करने के लिए, अच्छा आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ही यूज़ नहीं करेंगे। आगे चल के आपको अपनी एप्लीकेशंस बनानी है, तो उसके अंदर आप चाहो भाई मैं ओपन एआई का प्लेटफॉर्म ना यूज़ करूँ, मैं जेमिनी ही यूज़ करूँ, तो उसके लिए आपको ज़रूरी पड़ेगा कि आपने एम्बेडिंग करानी पड़ेगी, जो इतनी मुश्किल नहीं है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिखाई थी, 3 लाइनों में एम्बेडिंग हो गई थी। ये देखो, उसके लिए इन्होंने एक पैकेज इंस्टॉल किया ओपन एआई, और एम्बेडिंग जिसकी भी करानी थी वो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा, यहाँ पीडीएफ का यूआरएल भी आप दे सकते हैं, मॉडल बताया, एम्बेडिंग ये कर देगा। एम्बेडिंग करने के बाद जो नंबर्स वेक्टर्स जनरेट हुए हैं इतने सारे, उसको कहीं स्टोर भी करना होगा। कहाँ स्टोर कर सकते हैं? डेटाबेस, वेक्टर डेटाबेस के अंदर, जिसमें से फ्री जो आप यूज़ कर सकते हो पाइनकोन, ये फ्री वाला है। क्रोमा भी है, उसके अलावा बहुत सारे आप वेक्टर डेटाबेस सर्च करें, बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी। पाइनकोन सबसे पुराना है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वेक्टर डेटाबेस है जो ये सारे वेक्टर जो नंबर जनरेट हुए हैं उसको स्टोर करता है, ठीक है। तो अभी तक हमें एम्बेडिंग का फ़ायदा डिस्कस नहीं किया। एम्बेडिंग टेक्निक यूज़ समझिए, और वो वेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाती है, समझा है बस, और वो वेक्टर्स डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाता है। अब फ़ायदा कहाँ पर आता है? फ़ायदा यहाँ पर आता है कि जी, जब मैं पूरा सेंटेंस दूंगा ना, तो एआई 2 मैं सिमिलर सेंटेंसेस दूंगा जिनके मतलब अलग अलग होंगे, तो उन दोनों सेंटेंसेस के वो अलग अलग वेक्टर्स जनरेट करेगा सेंटेंस को पढ़ के। अब सिर्फ मैं अच्छा बोल दूँ तो अच्छा में तो इमोशंस नहीं आएंगे ना, वो मैं समझाने के लिए वीडियो को फॉलो किया है, ताकि आप सिमिलर वर्ड्स के देख सको। सिमिलर वर्ड्स हैं लेकिन इमोशंस अलग हैं, तो उनके वेक्टर्स कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं। जी, बिल्कुल। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि वेक्टर्स हमने फ़र्ज़ कर लेते हैं, हमारी एक पीडीएफ थी जो मैंने अपने लिंक्डइन से अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर ली। वो पीडीएफ मैं खोल लेता हूँ, या आपको भी डाउनलोड करना सिखा देता हूँ। आपको अपनी इन्फॉर्मेशन अगर डाउनलोड करनी है, आप जाएं लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे जाने के बाद आपने जाना है अपनी प्रोफाइल पे। आपने जाना है अपनी प्रोफाइल, खुल जा भाई, प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पर आ रहा है आपके पास रिसोर्सेज का ऑप्शन। आपने जाना है रिसोर्सेज में। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने लिंक्डइन पे डाली है, ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन को पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको दे सकता है। मैं किया रिसोर्सेज में, मैंने किया सेव टू पीडीएफ, इस पर क्लिक किया तो मेरे पास मेरी सारी इंफॉर्मेशन एक पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा जी, ये मेरे पास पीडीएफ डाउनलोड आ गई और ये मैंने खोल ली। इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। थोड़ी सी गलतियाँ भी है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन डेटा मेरा सारा आ गया। इसने अबाउट से डेटा उठा लिया और पता नहीं कहाँ, एक्सपीरियंस से भी उठा लिया, हर जगह से डेटा उठा लिया, इसने एजुकेशन से भी उठा लिया।
तो सारा डेटा 4 पेजेस की इसने PDF मुझे बना के दे दी। इस PDF की मुझे एम्बेडिंग करानी होगी। अब एम्बेडिंग कराने से पहले मैं एम्बेडिंग का फ़ायदा आपको बताता हूँ कि एम्बेडिंग करा ली, टेक्निक देख ली, अब इसका फ़ायदा क्या होगा। पहला स्टेप, हमारे पास जो भी डेटा होगा ना उसकी हम एम्बेडिंग करा के एक डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे। इस डेटाबेस का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस तरह के डेटाबेस को हम कहते हैं वेक्टर डेटाबेस। वेक्टर डेटाबेस। अच्छा, यहाँ पे हमारे सारी PDF की जो वेक्टर्स हैं वो यहाँ पे रखे होंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे बहुत सारी लाइनें बना देता हूँ। अच्छा, एम्बेडिंग अगर आप देखें तो ये इतनी सी चीज़ नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत सारी साइंस है। ये बिल्कुल मैंने शॉर्ट में बताया, तो आप इसके बारे में और पढ़ें तो आपको आइडिया हो इसके पीछे और भी साइंस है। अच्छा, खैर, एम्बेडिंग कराने के बाद सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, सारे वेक्टर्स को, अपनी PDF को वेक्टर्स में कन्वर्ट करके डेटाबेस में स्टोर कर लेना। ये पहला काम। अभी एजेंट्स वगैरह में नहीं आया मैं, अपनी सारी PDF को डेटाबेस में रख लो पहले, फिर आप एजेंट की तरफ आएंगे। अब आपने क्या करना है, ये डेटाबेस आपके पास रखा हुआ है, अब आप अपना एजेंट बनाते हैं, OpenAI एजेंट्स SDK को यूज़ करते हो। ये रहा हमारा एजेंट। एजेंट आपका ये रहा। एजेंट से आप क्या भेजते हैं, प्रॉम्प्ट भेजते हैं, ठीक है। वो प्रॉम्प्ट आपके पास यहाँ पे जाता है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल वेक्टर डेटाबेस के अंदर मेरी इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ प्रॉम्प्ट के अंदर मैं लिख सकता हूँ कि भाई टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो प्रॉम्प्ट के अंदर आपके पास कुछ भी डिटेल्स हो सकती है। फिर ये जो आपके पास जाता है, ये कहाँ पे जाता है, रिट्रीवल सिस्टम के अंदर। रिट्रीवल सिस्टम आपके पास यहाँ पर आ गया। ये रिट्रीवल सिस्टम क्या करता है, आपका जो भी प्रॉम्प्ट आया है उसको लेगा और उसको, उस प्रॉम्प्ट को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किसमें। अच्छा, रिट्रीवल सिस्टम बनेगा कैसे वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप समझे ये एक तरह से सर्वर ही है जो आपके प्रॉम्प्ट को एक्सेप्ट कर रहा है और आगे का काम कर रहा है। ये रिट्रीवल सिस्टम के पास जो भी प्रॉम्प्ट आएगा उसको लेगा और प्रॉम्प्ट के अंदर हम कुछ लिख देते हैं, हेलो व्हाट इज़ योर नेम। मेरी PDF के अंदर मेरा नाम तो लिखा हुआ ही होगा, तो वो सारी PDF को मैंने वेक्टर में करके कहाँ रखी हुई है, वेक्टर डेटाबेस के अंदर। अच्छा, जब मेरा प्रॉम्प्ट आया हेलो व्हाट इज़ योर नेम, तो ये क्या करेगा मेरा रिट्रीवल सिस्टम, कि मेरे इस प्रॉम्प्ट को भी किस में कन्वर्ट करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, वेक्टर में, वेक्टर्स में कन्वर्ट करेगा। तो मेरा प्रॉम्प्ट जो है कुछ इस तरह का हो जाएगा। किस तरह का हो जाएगा, लिस्ट की फॉर्म में कुछ नंबर्स होंगे यहाँ पे, अभी देखा भी था हमने 2.0 5 7। अच्छा, ये नंबर्स आपको याद नहीं करने होते, जाहिर सी बात है, बट ये वेक्टर्स बन जाता है। तो फॉर एग्जांपल ये भाई मेरा पूरे सेंटेंस का वेक्टर बन गया, सही है। अच्छा जी, अब वेक्टर बनाने का क्या मकसद था, चेक करेंगे। वेक्टर बनाने का ये मकसद था कि इस वेक्टर से मिलते जुलते जितनी भी आपके पास वेक्टर्स हैं, जितने भी नहीं, जितने अभी बताता हूँ कितने, इसको मैं पहले ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। ये वेक्टर्स को बनाने का मकसद ये है कि यहाँ वेक्टर डेटाबेस के अंदर क्या रखे हुए हैं, वेक्टर्स, मेरी PDF फाइल के वेक्टर्स रखे हुए हैं। अच्छा, ये क्या है, ये मेरे प्रॉम्प्ट का वेक्टर जनरेट हुआ है। अब हमारा सिस्टम क्या करेगा, हमारा सिस्टम देखेगा कि भाई हमारे इस वेक्टर से मिलते जुलते जितने भी डेटाबेस के अंदर वेक्टर रखे हुए हैं उन सबको ले आओ।
तो इससे मिलते जुलते कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे मैं कुछ डमी बना देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका नंबर होगा 50, 20 और इसका नंबर होगा 10, 20 बस। तो ये जो दो हैं हमारे पास, ये हम समझ लेते हैं डेटाबेस में कहीं रखे हुए हैं, सही है। ये कैसे बने, ये सारे पीडीएफ से बने, बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, ये सारे पीडीएफ से बने। पीडीएफ, पूरी पीडीएफ का एक वेक्टर नहीं बनेगा, वो आप पर डिपेंड करता है। आप चाहो पूरी पीडीएफ में एक एक सेंटेंसेस का एक वेक्टर बनाओ, वो आप पर है, आप अपनी मर्ज़ी से उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हमने यही कहा कि भाई हर पैराग्राफ का एक वेक्टर बना दो, अमूमन ऐसे ही करते हैं, वो यूज़ केस पे डिपेंड करता है। तो उसने क्या किया, मेरी जो पीडीएफ थी उस पूरी पीडीएफ के बहुत सारे वेक्टर्स बना दिए। अब यहाँ पे बहुत सारे वेक्टर्स रखे हुए होंगे जो कि मेरी पीडीएफ को ही रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। हो सकता है इस वाले वेक्टर को जब मैं वापस टेक्स्ट, अच्छा वेक्टर्स को वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हो जाएगा। ये जो वेक्टर है ये किसी टेक्स्ट से ही जनरेट हुआ है ना। अब ये मेरी पीडीएफ है, इस पीडीएफ को मैंने वेक्टर में कन्वर्ट किया, तो जो हमजा सैयद लिखा हुआ है ये भी क्या हुआ है, वेक्टर में कन्वर्ट हुआ है। जो वेक्टर में कन्वर्ट हो गया है, क्या मैं उस वेक्टर को वापस हमजा सैयद में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी वेक्टर को वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन वेक्टर में कन्वर्ट करने से ये फ़ायदा होगा कि हमें हमारा सवाल, हमारा प्रॉम्प्ट क्या था, व्हाट इज़ योर नेम। उसका जब मैंने वेक्टर बनाया तो नेम से रिलेटेड जितने भी वेक्टर्स होंगे वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। हो सकता है ये वाला जो वेक्टर है ये किससे बनाऊँ, हमजा सैयद से बनाऊँ, तो ये वाला वेक्टर मैं डेटाबेस से रिट्रीव कर लूँगा। कैसे रिट्रीव करा मैंने इस तरह से रिट्रीव किया कि ये जो वेक्टर बना है ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर से मिलता जुलता है। वो कैसे चेक होगा, ये ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है, हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो जितने भी मिलते जुलते वेक्टर्स होंगे वो हमारे पास यहाँ से वेक्टर डेटाबेस से हम निकाल लेंगे, और वो सारे वेक्टर्स हम किसको भेज देंगे वापस, हम अपने रिट्रीवल सिस्टम को भेज देंगे। तो हो सकते हैं यहाँ पे हमजा सैयद से रिलेटेड 2-3 चीज़ें चले जाएं। अब ये वेक्टर जो है इसके बदले में टेक्स्ट क्या आ रहा होगा वो भी मैं साथ में ही लिख देता हूँ। इसके बदले में टेक्स्ट, मतलब इसको जब वेक्टर को मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करूँगा तो हमजा सैयद बनेगा। इसको जब मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करूँगा तो एज इज़ 24। तो ये हमारे पास हमजा सैयद की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सारा काम खुद ही होगा, हमें सिर्फ आर्किटेक्चर समझना है। ये सारा काम हम बड़े ही आराम से कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास चल रहा होता है। प्रॉम्प्ट आप दोगे, प्रॉम्प्ट को हमारा रिट्रीवल सिस्टम क्या करेगा, वेक्टर्स में कन्वर्ट करेगा, वेक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। फिर ये वेक्टर से वो मैच करेगा कि भाई हमारे पास इस वेक्टर से मिलते जुलते कितने वेक्टर्स हैं, और वो सारे वेक्टर्स उठाकर वापस कहाँ ले आएगा, हमारे रिट्रीवल सिस्टम के अंदर। अब हमारा जो प्रॉम्प्ट है उसके अंदर 2 चीज़ें आ गई हैं। एक हमारा प्रॉम्प्ट आ गया, दूसरी चीज़ कॉन्टेक्स्ट। और कॉन्टेक्स्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आई हैं, हमजा सैयद और एज इज़ 24। तो ये 2 चीज़ें आ गई हैं, हमजा सैयद, एज इज़ 24। अब ये हमारा पूरा प्रॉम्प्ट बना है जो अब एलएलएम के पास जाएगा। अब तक एलएलएम के पास गया ही नहीं है, अब ये एलएलएम के पास जाएगा हमारा पूरा प्रॉम्प्ट। अब एलएलएम के पास ये जब जा रहा है तो एलएलएम को मेरा नाम पता चल गया। कैसे पता चला, कॉन्टेक्स्ट से पता चल गया। अब ये एलएलएम हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है। एलएलएम ने जो है, एलएलएम को ये इन्फॉर्मेशन जब मिली, एलएलएम ने क्या किया, एक रिस्पांस दिया, और वो रिस्पांस हमारे रिट्रीवल सिस्टम को, या हम कह सकते हैं भाई डायरेक्ट हमारे पास हमारे जो भी यूज़र था उसको दे दिया। जो भी यूज़र था उसको आखिर में रिस्पांस दे दिया।
तरह का हमारा फ्लो चल रहा होता है। अब मुझे बताएं, जो पीडीएफ वाली अप्रोच थी उसमें हम क्या कर रहे थे, पूरी पीडीएफ भेज रहे थे। यहाँ क्या मैं पूरी पीडीएफ भेज रहा हूँ? नो सर। नहीं भेज रहा हूँ। आपने ये भी गौर किया होगा समटाइम्स कि आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ शूज़, गूगल पे मैं पहले गूगल खोल लेता हूँ, google.com मैंने बोला, यहाँ पे मैंने लिखा शूज़ में जब एंटर दबाता हूँ तो सिर्फ शूज़ की इंफॉर्मेशन नहीं आती, शूज़ से मिलते जुलती जितनी चीज़ें हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो यहाँ पर भी एम्बेडिंग हो सकती है, सर्च के लिए भी यूज़ होती है एम्बेडिंग करने से ये फ़ायदा हो रहा है, वेक्टर्स में कन्वर्ट करने से ये फ़ायदा हो रहा है कि हमें अब ये आसानी होगी कि इस वेक्टर से मिलते जुलती जितने भी वेक्टर्स हैं वो मैं निकाल सकता हूँ। ये फ़ायदा हो रहा है एम्बेडिंग कि इस प्रॉम्प्ट के वेक्टर से मिलते जुलते जितने भी वेक्टर्स होंगे वो मैं निकाल सकता हूँ। एम्बेडिंग करने से ये फ़ायदा होगा। एक दफ़ा मेरे पास वो वेक्टर्स आ गए, उसको मैं वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट कराऊंगा, अपना पूरा प्रॉम्प्ट जो मेरा तैयार होगा वो मैं भेज दूंगा किसको, एलएलएम को। अब मेरा एलएलएम सही रिस्पॉन्स करेगा। सवाल? जी दोबारा बोले। वो वाला पार्ट हमने पहले स्टेप पे कर लिया, जब हम वेक्टर डेटाबेस में डेटा स्टोर कर रहे थे ना, तो उस टाइम पे हमें ये काम करना होता है कि बताना होता है कितने चंक्स में हमें करना है, वेक्टर जनरेट करना है। तो वो वाला काम मैंने कहा कि भाई हमने डायरेक्टली करा दिया। अगर आपको कराना है, अभी हम करके देखेंगे सबसे आसान तरीके से कि ये डेटाबेस कैसे बनेगा और इसके अंदर वेक्टर्स कैसे डालेंगे, वो अभी हम देख लेंगे। सर बस ये समझना है फ्लो। जी सर, ये जो हम डेटा दे रहे हैं किसी को, तो इसको सिर्फ मैं ही पूछ सकता हूँ या कोई भी अगर पूछेगा तो उसको मेरी डेटा मिलेगी? ये एजेंट किसका है? ये एजेंट तो मेरा है। एजेंट आपका है। इस एजेंट के पास किसका एक्सेस है? आपके रिट्रीवल सिस्टम का। तो और रिट्रीवल सिस्टम कनेक्ट हुआ हुआ है डेटाबेस से, ठीक है। तो ये आपके ही एजेंट तो एक्सेस सर कर वो तो मैं टेक्स्ट में भी दे सकता था। दोबारा बोलें। वो तो मैं टेक्स्ट में भी दे सकता था। टैक्स में देने में ये बुराई है ना कि टैक्स में मैं अपनी इंफॉर्मेशन कितनी दूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा कि भाई टेल मी द बेस्ट टेक स्टैक फॉर वेब डेवलपमेंट। तो अब ये जो प्रॉम्प्ट है इसने कहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल ली है? मेरी पीडीएफ से निकाल ली है। तो एक तरीका ये था मैं पूरी पीडीएफ एलएलएम को भेज दूँ, उससे क्या हो रहा था, टोकन्स बढ़ रहे थे। एक तरीका ये पीडीएफ को वेक्टर्स में कन्वर्ट करूं। अब टैग स्टैक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी हमारे वेक्टर डेटाबेस से वो हमारा रिट्रीवल सिस्टम क्या करेगा, निकाल लेगा। अब सिर्फ काम की चीज़ें जाएंगी, मेरा नाम, मेरी ईमेल, मेरा एक्सपीरियंस कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ टैग स्टैक उठ के जाएगा। तो एम्बेडिंग से, रैक सिस्टम से ये फ़ायदा हो रहा है, सिर्फ काम की चीज़ें हम भेज रहे हैं। इस वाले केस में क्या है, हेलो व्हाट इज़ योर नेम, ये हमने पूछा। नेम तो हमारे पास एलएलएम के पास नहीं था, तो इसने क्या किया, हमारी पीडीएफ से नाम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो निकाल ली। अब वो चीज़ें क्या आती, नाम और एज भी हमने कह दिया भाई। अब ये हम पर है, हम चाह रहे हैं भाई 10 चीज़ें निकालें तो हम कर सकते हैं। मैंने इस केस में कहा भाई 2 चीज़ें लाजमी निकालना, तो उसने देखा भाई नाम आ गया, नाम से मिलती जुलती चीज़, चलो एज भी अमूमन लोग पूछते हैं तो एज भी उसने निकाल ली। 2 चीज़ें निकालने के बाद हमारे प्रॉम्प्ट को इस तरह का कर दिया हमारे रिट्रीवल सिस्टम ने, और फिर वो एलएलएम को भेज दिया। अब एलएलएम एफिशिएंटली जवाब देगा। तो इसी तरह से टैग स्टैक की बारी होती है। तो टैग स्टैक के अंदर क्या होता, मेरा सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर टैग स्टैक यहाँ पे लिखा आता है, नेक्स्ट CSS, टेलविंड CSS, सारी चीज़। जी एक सेकंड जी। रिट्रीवल सिस्टम कहाँ से आएगा, और
इंस्ट्रक्शन के अंदर हम सिंपल ये बताएंगे, अभी हम जब पूरा एजेंट बना रहे हैं ना अभी, तो उसमें हम ये बताएंगे कि भाई आप मेरी तरह बिहेव करो इंस्ट्रक्शन के अंदर। बल्कि यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का माय सर्विस एजेंट, तो बेसिकली जहाँ मैं जवाब दिया करता था वहाँ मेरा एक एजेंट बना दिया जो कि मेरी तरह एक्ट करेगा। उसको बता दिया भाई क्या क्या चीज़ें आपने करनी है, क्लियरली जवाब देना है, लंबी बातें नहीं करनी, और ये सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैंने इंस्ट्रक्शंस में दे दी। वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर लिया जी। अब हमें कुछ नहीं देना, हमें क्या देना है? अच्छा, पहले आपका पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ कांगी। पहला आपका सवाल ये, रिट्रीवल सिस्टम कहाँ से आएगा? इसके लिए दो ऑप्शन है हमारे पास। ये हम अपना भी बना सकते हैं पाइथन में, जो क्या करेगा, हमारे प्रॉम्प्ट को लेगा, वेक्टर्स में कन्वर्ट करेगा, डेटाबेस में चेक करेगा भाई इससे मिलते जुलते कितने वेक्टर्स हैं, वापस लाएगा। तो ये हमारा ये हम खुद भी बना सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम खुद नहीं बनाएंगे, हम बना यूज़ करेंगे रिट्रीवल सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पाइथन का कोड हो सकता है। अच्छा, अभी हम एक काम करते हैं, प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं ताकि और चीज़ें क्लियर हो। एक्यूरेसी, अब आपने उसको ट्रेन करना है इस तरह से। अभी हम बना रहे हैं ना, फिर एक्यूरेसी चेक करेंगे जब कुछ आ जाए ना हमारे पास। अच्छा जी, आपका सवाल था। गलत चीज़ें भी जाने का चांस होगा, लेकिन एलएलएम उन गलत चीज़ों को एफिशिएंटली हैंडल करेगा। एलएलएम को पता है कि ये अब जैसे मैंने एज तो मांगी नहीं है, लेकिन एज भी जा रही है एलएलएम के पास, लेकिन जब एलएलएम जवाब देगा एज नहीं देगा, सिर्फ नेम ही देगा। एलएलएम एक्स्ट्रा चीज़ों को इग्नोर कर देगा। वेक्टर डेटाबेस के लिए आपको वेक्टर डेटाबेस में सबसे पहले जैसे पाइनकोन हो गया, वहाँ अकाउंट अभी करके देख लेते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं ताकि आइडिया हो। ये सब तो थ्योरी मुश्किल है, प्रैक्टिकल आसान है। अच्छा, आते हैं भाई, अब हमें ये काम करना कैसे है? सबसे पहला काम, जब मैं डायग्राम बना रहा था सबसे पहले क्या किया था मैंने, PDF डाउनलोड करी थी अपनी, डेटा आ गया मेरे पास। अब उसको क्या करूँ, डेटा को वेक्टर्स में कन्वर्ट करके वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर लूँ। ये काम करना है, पहला काम। तो वो करना अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया। अगर मैं OpenAI को यूज़ कर रहा हूँ जो कि पेड है, लेकिन बता रहा हूँ कि कितना आसान इन्होंने कर दिया है। कहाँ है भाई, शुरू से चलता है। मैं आया, मैंने यहाँ गूगल पे लिखा OpenAI प्लेटफॉर्म। यहाँ पर जाने के बाद हम गए OpenAI प्लेटफॉर्म के अंदर। यहाँ पर हमारे पास एक अच्छा, पहले आपने कहाँ पे जाना है, डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जब आप चले जाएंगे तो हम क्लास कंटेंट के अंदर ये चीज़ें भी डाल देंगे ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है, जहाँ से API की बनाई थी ना, वहीं पे आपको स्टोरेज मिल जाएगा। आप जाएं स्टोरेज के अंदर। अच्छा, यहाँ मेरे पास पहले से बना हुआ है तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपकी तरह मेरी भी खाली हो जाए सब। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें, एक है जब मैं स्टोरेज पे गया तो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि भाई OpenAI भी हमें वेक्टर डेटाबेस प्रोवाइड करता है। बढ़िया भाई, हाँ। तो यहाँ पे हमारे पास जब मैं स्टोरेज पे गया तो मेरे पास दो चीज़ें आ रही हैं, फाइल्स, वेक्टर स्टोर्स। मैं गया वेक्टर स्टोर्स में, यहाँ पे मैं अपना डेटाबेस बना रहा हूँ, वेक्टर डेटाबेस जो हमने कहा था। क्रिएट पे क्लिक करते हैं। बनाने के लिए हमें क्या चीज़ देनी है, बनाने के लिए हमें सिर्फ इसका नाम देना। अपने डेटाबेस का नाम हम दे देते हैं, मीनिंगफुल नाम देते हैं माय सर्विसेज इन्फो। जो भी मैं सर्विसेज दूंगा उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, माय सर्विसेज इन्फो। तो इस नाम से ये फ़ायदा भी होगा कि कल को अगर कोई
मेरी सर्विसेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मांगना चाहेगा तो ये PDF से ही निकालेगा। बस इसका नाम रखा। अच्छा, नाम रखने के बाद हमने एक और काम करना होगा। हमारे डेटाबेस में हमने क्या चीज़ डाल दी है? हमारी PDF डालने के लिए भी इन्होंने नीचे बटन दिया हुआ है। क्या है इसका नाम? ऐड फाइल्स। तो जो PDF मैंने अपने इंस्टॉल करी हुई थी उसको यहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा। ये अपलोड हो रही है, अपलोड हो गई। अब ये जो PDF है इसको मैं क्या करूँगा? अपने वेक्टर डेटाबेस के साथ अटैच कर दूँगा। अटैच पे क्लिक करते हैं तो इसने पहला वाला स्टेप खुद ही कर लिया। क्या था? वेक्टर डेटाबेस बना लिया। वेक्टर डेटाबेस के अंदर PDF को एम्बेडिंग करके स्टोर भी कर लिया इसने। हमने सिर्फ क्लिक किया। ये सबसे आसान तरीका है। लेकिन मसला ये है कि ये OpenAI का और ये पेड है। अगर आपने फ्री वाला यूज़ करना है तो फ्री वाले में आपको ये काम, ये जो ऑटोमेटिकली एम्बेडिंग हो गई ना, ऑटोमेटिकली नहीं होगी। आपको पाइथन का कुछ कोड लिखना होगा एम्बेडिंग कराने के लिए। यहाँ ऑटोमेटिकली हो गई। मैं फ़ाइल अपलोड करी, उसने मेरी फ़ाइल की एम्बेडिंग खुद ही बना दी। अब मुझे इसकी एक ही चीज़ चाहिए, वो क्या है? इसकी ID इसकी ID चाहिए बस। ID को मैंने कर लिया अपने पास कॉपी। यहाँ पर मैं आता हूँ अपने कोड के अंदर। यहाँ पे कुछ कोड मैंने पहले से लिखा हुआ था जो कि यकीनन मुझे वापस लिखना होगा। ओके, वापस लिख देता, मसला नहीं है। वो जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो मैं खुद ही निकाल लूँगा। एक कोलैब की नई नोटबुक खोल लेते हैं, उसके अंदर हम काम करते हैं। क्या तारीख है आज? 18। पहला वाला स्टेप हो गया हमारा एम्बेडिंग वाला। दूसरा वाला स्टेप हम करने जा रहे हैं, अपना पूरा सेटअप कर लेते हैं, एजेंट वेजेंट बना देते हैं, कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। इतना तो अब आ गया होगा आप लोगों को। OpenAI एजेंट्स, इसको -QU कर देता हूँ। इसको इंस्टॉल कर लिया। बाकी का कोड मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, ऊपर से करना होगा। जो काम पिछली क्लासों में हम कर रहे हैं बस वो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बाकी फिर हम नया काम करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद कोड लिख लेता हूँ, फिर समझा दूँ। ठीक है, लास्ट क्लास में भी ये काम किया था जिसके अंदर हमने अपने OpenAI एजेंट्स SDK को इंस्टॉल किया था। उसके बाद ये नया स्टेसिंग का चलाना होता है कोलैब के अंदर, हमने पहले भी डिस्कस किया। उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी API की को जो है एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट करना होता है। अब हम एजेंट बना रहे हैं। एजेंट के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देनी है? नेम। अच्छा, मैं एजेंट उस चीज़ का बना रहा हूँ कि कल को मेरे पास कोई व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करे ना तो मेरा एजेंट जवाब दे, या लिंक्डइन पे कोई मैसेज करे मेरा एजेंट जवाब दे। तो मैं उस माइंडसेट से बना रहा हूँ। आप लोगों को भी ज़रूरत पड़ेगी। अब वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बग्स से रिलेटेड भी सवाल पूछेंगे तो उससे रिलेटेड भी जवाब दे सकता है मेरा एजेंट। इंस्ट्रक्शंस के अंदर मैंने इंस्ट्रक्शन ChatGPT से बनवा ली थी। तो अच्छी इंस्ट्रक्शंस अगर आपने बनवानी हो, आप ChatGPT को बोलो भाई एक इंस्ट्रक्शंस बनवा दो, फिर वो टाइम टू टाइम आप अपडेट कर सकते हो आपके यूज़ केस के हिसाब से। तो ये मैं पढ़ के भी बता दूंगा इंस्ट्रक्शंस क्या रखी हैं। और बिल्कुल रैंडम है, मैंने इसमें कोई मेहनत नहीं करी है। मैं ChatGPT से बोला है कि भाई मुझे अपना सर्विस एजेंट बनाना है, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस बना दो। तो उसने कहा यू आर एक्टिंग एज मी हमज़ा, मतलब ये मेरी तरह एक्ट करेगा। और थोड़ी सी मैंने अपनी नेचर के बारे में बता देना है और बता देना है भाई आपने सर्विसेज सेल करने के
पर फोकस करना है। कोई भी क्लाइंट आता है, आपने कोशिश करनी है उस क्लाइंट को क्लोज करना है, तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस बस आपने दे देनी है। द पर्सन बिहाइंड द सर्विस स्पीक इन फर्स्ट पर्सन एज इफ़ यू आर चैटिंग डायरेक्टली विद द यूज़र। तो हमने बता दिया भाई, बिल्कुल आपने डायरेक्टली बात करनी है एज अ यूज़र, फ्रेंडली क्लियर आपने रहना है। ऐसा ना हो कि उसने कुछ चीज़ पूछी, इतना बड़ा पैराग्राफ मेरे व्हाट्सएप पे आ गया, तो क्लीन आपने जो है इंस्ट्रक्शंस लिख देनी है अपने लिहाज से। अच्छा जी, उसके अलावा ये जो डायग्राम है जो अभी हमने सीखी, इसके अंदर डेटाबेस वाला स्टेप हो गया, एजेंट भी बना दिया हमने। अब हमने जो है एजेंट के अंदर हमने कुछ ऐसे टूल्स देने हैं जो कि हमारा रिट्रीवल सिस्टम वाला काम कर दे। तो अच्छी बात यह है कि हमारे पास OpenAI ने बना बनाया टूल दिया हुआ है। लास्ट क्लास में भी हम बने बनाए टूल्स में से सर्च वाला हमने कर लिया था। यहाँ पर मैं आता हूँ OpenAI एजेंट्स SDK में, इनकी डॉक्यूमेंटेशन में था कौन सा वाला, टूल्स वाला। टूल्स में आपने जाना है, हमने लास्ट क्लास में वेब सर्च टूल पढ़ लिया था, हमने अब पढ़ना है फाइल सर्च टूल्स। ये बना बनाया टूल है, इस पर क्लिक करता है। अच्छा, इस पर क्लिक नहीं करना था, नीचे आता है फाइल सर्च टूल की नीचे ही हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है। फाइल सर्च टूल को यूज़ करने का क्या तरीका है, ये लिखा हुआ, इनकी डॉक्यूमेंटेशन में ही लिखा हुआ है। क्या करना है, फाइल सर्च टूल की क्लास को इंपोर्ट करना है। वेब सर्च हम यूज़ नहीं कर रहे तो इसको इग्नोर कर देंगे। फाइल सर्च टूल्स के अंदर दो चीज़ें हमने पास करनी है, मैक्स नम रिजल्ट्स। ये क्या है, ये क्या है, रुक जाओ, मुझे पता आपको पता जी, सही है, स्क्रॉल कर दूँ। ये मैं कह रहा हूँ, ये मैक्सिमम रिजल्ट्स क्या है, मैक्सिमम। जब मैंने डायग्राम बनाई थी उसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम कितने रिजल्ट्स आ रहे थे, 2। यहाँ पे मैंने वो बताने होते कितने रिजल्ट्स आने हैं। मैं बोलूँगा 2 आए तो 2 आएंगे, मैं बोलूँगा 4 है तो 4 रिजल्ट्स आएंगे। जी जी, अजान हो रही है, बस ये 2-3 लाइनों का कोड रह गया, मैं लिख लेता हूँ, फिर जो है 2 मिनट में बस समझा दूँगा अजान के बाद। खुद ही कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे वेक्टर स्टोर आईडीज के अंदर क्या पास किया मैंने, जो हमारा वेक्टर स्टोर था उसकी एक आईडी थी, वो मैं कॉपी करी थी, आपको दिखा भी देता हूँ। जो हमने वेक्टर स्टोर बनाया था उसकी एक आईडी थी, ये रही वेक्टर स्टोर की हमारे पास ये आईडी थी, इसको मैंने कॉपी कर लिया, अपने पास यूज़ कर लिया। क्या मेरे वेक्टर स्टोर की आईडी आप अपने पास यूज़ कर सकते हैं? नहीं, क्यों? करना है मुझे OpenAI की API की चाहिए होगी, और अगेन ये पेड सर्विस है। आप अगर किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो और उसको आपको जल्दी MVP दिखाना है, आपको पिच करना है, तो ये जितना काम मैंने किया है ये 1 घंटे में आप बना के, चेन लेट को बना के प्रोटोटाइप बना सकते हो। उसको सेंड करोगे, वो इम्प्रेस होगा, तो फिर आपसे हो सकता है पूरा प्रोजेक्ट करवाए वो। तो छोटे छोटे जब भी क्लाइंट को रीच आउट करो ना, अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो बड़ा मुश्किल हो। आप लोग इतने सारे हो आपस में, तो कंपटीशन ज़्यादा है। स्टैंड आउट करना है तो 2-3 तरीके। एक, जब भी किसी क्लाइंट को रीच आउट करो, बहुत लंबा सा कोई टेक्स्ट नहीं लिखो, अपने बारे में कम बातें करो, आप उसकी क्या हेल्प कर सकते हो उस पर ज़्यादा फोकस करो। अपनी 15 सेकंड की अगर वीडियो बना लो ना, 15 सेकंड बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है।
और अगर साथ में एक डेमो भी दे दो, मतलब ये कितना टाइम लगा। अब मुझे क्या करना है, इससे रिलेटेड मैं एक क्लाइंट ढूंढूंगा, कोई फ्रीलांसर ढूंढूंगा, कोई हो सकता है मैं कोई डिज़ाइनर ढूंढूंगा, डेवलपर ढूंढूंगा, डेवलपर तो खुद ही बना लेगा, कोई डिज़ाइनर ढूंढूंगा लिंक्डइन के अंदर, और उससे मैं जाके मैं उसको एक डेमो दे सकता हूँ कि भाई ये डेमो है, मैं आपके लिए बना सकता हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा लोग आते हैं तो मैं आपके लिए अच्छी सी एक वेबसाइट बना सकता हूँ, एक अच्छा सा एजेंट बना सकता हूँ जो कि आपके लिए लोगों से डील करे। तो ये सारे काम आप कर सकते हो, लेकिन स्टैंड आउट अगर करना है 15 सेकंड की उस हर क्लाइंट की अलग वीडियो बनेगी, ऐसा नहीं एक बना ली अब सबको भेजेगा, हर क्लाइंट की अलग वीडियो बनती है। तो प्रैक्टिस करें 15 सेकंड की वीडियो बनाने की, और इस तरह से आप क्लाइंट से रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि आना चाहिए। खैर, मैंने वेक्टर स्टोर बनाया था OpenAI से। जब मैंने वेक्टर स्टोर बनाया था ना, तो उसकी एक आईडी आ गई थी मेरे पास, ये आईडी मुझे चाहिए। अगर मुझे इसके अंदर जो भी वेक्टर्स हैं उसको यूज़ करना है तो ये आईडी मैंने ले ली है। यूज़ करने का बहुत आसान तरीका है, फाइल सर्च टूल। अच्छा, ये कहाँ पे लगाया मैंने, ये गलत लगाया है मैंने, किसी ने हाईलाइट नहीं किया। ये मैं दूंगा टूल्स के अंदर, क्योंकि टूल्स मल्टीपल हो सकते हैं। फाइल सर्च टूल आपके पास एक बना बनाया टूल है जो कि OpenAI ने आपको दिया है। तो वो जो रिट्रीवल सिस्टम वाली आप बोल रही थी ना, ये कहाँ से आएगा रिट्रीवल सिस्टम, ये फाइल सर्च टूल ही रिट्रीवल सिस्टम है जो कि बना बनाया, हम अपना भी बना सकते हैं। ये यूज़ करना है तो ये पेड है, अपना बनाना है तो आप अपना भी बना सकते हैं फ्री में। पाइनकोन को यूज़ करें, ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे बेशुमार मिल जाएंगे। अगर मैक्सिमम रिजल्ट ना दें तो शायद एरर आए, ऑटोमेटिकली नहीं करेगा, हमें बताना होगा कि कितने रिजल्ट्स लाने। फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे यहाँ पे सर्च भी करता हूँ ना, google.com, यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ शू। अब यहाँ पे इसने देखे कुछ हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे इन्होंने, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। कितना है, 1 2 3 3 6 7 8 9 10 रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ 10 आए 20 आए। और ये एम्बेडिंग सिर्फ एजेंट के लिए यूज़ नहीं होती, अगेन बता रहा हूँ, ये सर्च के लिए भी यूज़ होती है, जैसे गूगल यूज़ कर रहा है। शूज़ लिखो, शूज़ से रिलेटेड सारी शूज़ से मिलती जुलती भी चीज़ें आ जाती हैं, हो सकता है सॉक्स भी आ जाए। जी, मेरा नंबर है ना, देखें ये डिपेंड करता है आप क्या क्या चीज़ें मंगवाना चाह रहे हो। हमने यहाँ पे 3 दे दिया ना, तो OpenAI क्या करेगा, एफिशिएंटली 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी PDF से निकाल देगा। अब आप इसकी टेस्टिंग करेंगी कि भाई आपका एजेंट जो है सही जवाब दे रहा है नहीं दे रहा, हो सकता है गलत जवाब दे रहा हो। फिर आप इस रिज़ल्ट को कम करना चाहें कम करें, ज़्यादा करना चाहें तो टेस्टिंग करेंगे ना। अब मैं इससे पूछूं भाई 2 + 2, अब ये तो फजूल सा सवाल होगी, उसका जवाब क्या देता है वो मुझे टेस्ट करना होगा। अगर मैं पूछूं भाई कि आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसका सही जवाब आना चाहिए, तो पूछते हैं। सबसे पहले मैं पूछता हूँ व्हाट इज़ योर नेम। ये मतलब आप समझे कोई व्हाट्सएप पे आया और मुझे मैसेज कर रहा है व्हाट इज़ योर नेम, एंटर दबाते हैं। अच्छा, ये मुझसे मांग रहे हैं OpenAI की का एक्सेस, मैं ग्रांट एक्सेस किया, तो मेरा नेम उठा लेगा ये। आई गो बाय हमजा, हाउ कैन आई असिस्ट यू। कहाँ से उठाया, डेटाबेस से, वेक्टर डेटाबेस। इंस्ट्रक्शंस के अंदर दिया हुआ, हटा दूँ मैं इसे, फिर देखते हैं उठाते ही नहीं उठाता। नहीं उठाया,
अब इसको मुझे स्पेसिफिकली हर यूज़ केस के हिसाब से टेस्ट करना होता है। अब एक्यूरेसी कैसे पता चलेगी, जब मैं टेस्ट करूँगा तभी पता चलेगी। अब जब मैंने इसे टेस्ट किया था ये हमजा नहीं, तो मतलब मैंने इंस्ट्रक्शंस में उसे डिफ़ाइन करना होगा कि भाई मेरी जितनी भी डिटेल्स हों, कोई भी मेरे बारे में चीज़ पूछे तो आपने PDF से ही ढूंढनी, या तो फिर ये बता दूँ, या नाम की जहाँ तक बात है मैं अपना यहाँ पे नाम लिख दूँ, यहाँ से उठा लेगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट इससे सवाल पूछो तो उस हिसाब से जवाब दे, हो सकता है गलत जवाब दें। फिर आप इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा अपडेट करो, प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा चेंज करो। इस तरह से आप अपने एजेंट को रेडी बना दो। पहली दफ़ा तो ज़ाहिर टेस्टिंग के लिए आता है, फिर उसके बाद वो प्रोडक्शन रेडी टेस्टिंग के बाद ही होता है। आज तक ChatGPT का भी कोई भी आप मॉडल यूज़ करते हैं ना, उसमें भी नीचे लिखा होता है कि भाई इससे गलती हो सकती है। जेमिनी भी यूज़ करते हैं, आज छोटा सा नीचे लिखा होता है इससे गलती हो सकती है। तो प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग टेस्टिंग करेंगे, कहीं ना कहीं जाके आपको ये मोस्ट एफिशिएंट जवाब देने लगेगा। इंस्ट्रक्शंस जितनी आप अच्छी रखेंगे और PDF जितनी आप अच्छी देंगे। सवाल मतलब एम्बेडिंग करने के लिए नई चीज़ क्या है, सिर्फ फाइल सर्च टूल। हमारे पास पूरा रैग सिस्टम बन गया, इसको हम कहते हैं रैग सिस्टम, जिसके अंदर क्या हो रहा है, हम क्यूरी कर रहे हैं। क्यूरी LLM से जाने से पहले हमारे पास कहाँ जा रही है, रिट्रीवल फाइल सिस्टम के पास। ये क्या कर रहा है, वेक्टर डेटाबेस में से नेसेसरी चीज़ें निकाल रहा है और फिर LLM के पास भेज रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमारे पास LLM को हमारी इंफॉर्मेशन भी, काम की इंफॉर्मेशन भी जा रही है, जिससे वो मोर एक्यूरेट जवाब देगा। तो अब आप इसमें और खेल सकते हैं, इसको टेस्ट करेगा। अपना एजेंट बनाए, व्हाट्सएप का एजेंट बनाए, किसी और के लिए बना लें, किसी डिज़ाइनर के लिए बना लें, किसी कॉपीराइटर के लिए बना लें। फिर उसको जाके आप पिच भी कर सकते हैं कि भाई मैं आपके लिए व्हाट्सएप का एजेंट बनाऊंगा। किसी ऐसे बंदे के पास जाना जिसके पास बहुत सारे ऑर्डर्स हों, वो आपसे बोले भाई मेरे पास खुद काम नहीं सर आपके पास। तो ऐसे ढूंढना है आपने। चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि भाई किसी भी बंदे को रीच आउट करना है, किस तरह से करना है। ये तो मैं छोटी सी बताई है, आप अगर सर्च करो आपको और मिल जाए। ये रिट्रीवल सिस्टम हमने बड़े आराम से कर लिया। आगे की चीज़ें आगे सरफात कंटिन्यू करेंगे, और जो है आगे जो एजेंडा है। अच्छा, एक और चीज़, छोटी सी चीज़ है, वो मैं मेरे पास खुला हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ। OpenAI जो हम अभी कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं, 2.0 हाँ आप 4O यूज़ कर रहे हैं, जेमिनी नहीं यूज़ कर रहे हैं। जेमिनी यूज़ कर रहे हैं, 4O नहीं यूज़ कर रहे हैं। दोनों कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, दोनों मिक्स करके। अभी इस वाले के लिए कौन सा यूज़ किया है, 4O यूज़ कर रहे हैं। और 4O के अंदर जब भी आप OpenAI का यूज़ करते हो तो हमारे पास एक चीज़ मिलती है हमें, ट्रेसिंग। उसकी डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक शॉर्ट सा मैं आपको दिखा दूँ ना, ये जो रिट्रीव वाली चीज़ें, ये भी हम डिटेल में अच्छे से देख सकें भाई कैसे। अच्छा, मैंने एक चेन लिट पे एप्लीकेशन बनाई है, आप लोगों को दे दी मैंने। आप लोग यूज़ कर रहे हैं, अजीब अजीब से प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। मुझे देखना है कि आप जो प्रॉम्प्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली मेरा LLM क्या जवाब दे रहा है, तो मैं कैसे देखूँगा। अगेन सवाल रिपीट कर रहा हूँ। मैंने एक एप्लीकेशन बनाई LLM बेस्ड, हो सकता है रिश्ता ऐप बनाई हो, मैंने आप लोगों को सबको दे दी। या हो सकता है मैंने असाइनमेंट चेकर एक बनाया हो जो असाइनमेंट चेक करे आप लोगों को। मैंने आप लोगों को बोला भाई सब असाइनमेंट सबमिट कर दो इसे, तो सब ने असाइनमेंट सबमिट करे। अब मुझे चेक करना है कि भाई जो असाइनमेंट सबमिट हुए हैं वो हमारे पास जो आप लोगों ने असाइनमेंट दिए हैं उसको किस तरह से मेरे LLM ने चेक किया है और आपको क्या मार्क्स दिए हैं, वो मैं कैसे चेक करूँगा। हो सकता है कोई असाइनमेंट नहीं सेंड कर रहा हो, कोई YouTube की वीडियो सेंड कर दे, तो मुझे वो भी देखना है किस स्टूडेंट ने सेंड करी। मैं ये डेटा कहाँ से देख सकता हूँ, किसने क्या भेजा। OpenAI के प्लेटफॉर्म से मैं देख सकता हूँ। तो अभी इन्होंने UI चेंज किया है,
जहाँ से हमने स्टोरेज बनाना सीखा था। अच्छा हुरैन आई हुई है, सही है, तो हुरैन आई हुई है। हुरैन ने लास्ट क्लास का कोड भी क्लास कंटेंट में पोस्ट कर दिया था, इस क्लास का भी कर देंगे। अच्छा, जहाँ पे आपने स्टोरेज बनाया था ना, उसी के ऊपर क्या आ रहा है, लॉक्स। क्या आ रहा है, लॉक्स। यहाँ चलते हैं। यहाँ हमारे पास दो मेन चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारे पास दो मेन चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास स्पैन, एक होता है हमारे पास ट्रेसेस। इसको डिटेल में हम आगे जब ट्रेसिंग हम कस्टम बनाना सीखेंगे तब देख लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ ट्रेसेस। ट्रेसेस को देख के क्या चीज़ समझ आ रही है कि जितने भी लोगों ने मेरे एजेंट को यूज़ किया है, मेरे एजेंट ने क्या जवाब दिया, उन सब का एक एक करके मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। अब जैसे पहले अभी लास्ट में मैंने क्या भेजा था, व्हाट इज़ योर नेम, हो सकता है आपने भी कुछ ऐसे ही भेजो। अब मुझे चेक करना है भाई मेरा LLM कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है। मैं जाऊँगा यहाँ पे ट्रेसेस के अंदर, यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई किसी ने आपके एजेंट को कॉल किया है, कॉल करने की सूरत में जो है उसने क्या क्या चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, क्या आ रहा है, 917T, ठीक है। इसके जवाब को देने में कितने टोकन्स लगे हैं, सवाल और जवाब टोटल कितने टोकन लगे हैं, यहाँ पर आ रहा है 900 टोकन लगे हैं। अच्छा, और भी डिटेल्स आ रही हैं, कौन सा मॉडल यूज़ हुआ है वो भी आ रही हैं, रिस्पांस भी आ रहा है। उसको और ज़रा खोलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास, नीचे हो जा भाई, सही है। सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है, हमारे एजेंट की इंस्ट्रक्शंस में क्या चीज़ें थी वो आ रही हैं, हमने क्या इनपुट दिया है वो भी आ रहा है, आपने जो इनपुट दिया होगा वो भी मैं देख सकता हूँ। अच्छा, इनपुट देने के बाद हमारे पास क्या आउटपुट आया वो भी हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप, अगर बीच में कोई टूल भी कॉल हुआ है वो भी मुझे यहाँ पे बताएगा। हो सकता है सर्च वाला टूल कॉल हुआ, वो भी मुझे बताएगा सर्च वाला टूल कॉल हुआ है। हो सकता है कोई यहाँ पे, अच्छा इसको टेस्ट तो करते हैं। मैंने पहले ट्रेसेस के अंदर टेस्ट किया हुआ था, इसका नाम मैंने रखा था माय सर्विस एजेंट। नहीं, ये एक चल रहा है, इसको मैंने पहले टेस्ट किया था तो इसके अंदर, हाँ मैंने यहाँ पे ये जो अभी मैंने बनाया इसको मैंने टेस्ट किया था। मैंने प्रॉम्प्ट दिया था विच फ्रेमवर्क इज़ बेस्ट फॉर मी, मतलब आपसे क्लाइंट पूछ रहा है विच फ्रेमवर्क इज़ बेस्ट फॉर मी। तो इसने क्या किया, सबसे पहले ये क्या आ रहा है, इसने PDF में से छानबीन करके जो भी फ्रेमवर्क से रिलेटेड चीज़ें थी वो सारी निकाल ली। निकालने के बाद इसने किसको दे दिया, हमारे LLM को दे दिया। और हमारे LLM ने क्या रिस्पांस दिया कि भाई जैम स्टैक के अंदर रिएक्ट है आपके पास, और जो है जो भी आपके पास आपकी PDF के अंदर चीज़ें होंगी वो आपको बता देगा। तो इस तरह से ये काम कर रहा होता है, खुद ही PDF में जाके ढूंढ रहा है, PDF से जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको मिला के आपको एक अच्छा रिस्पांस दे रहा है। और इसको ये भी बता देना इंस्ट्रक्शंस के अंदर में ये नहीं डालना। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं या ईमेल्स भी आती हैं, तो बड़ी बड़ी ईमेल्स होती हैं, जहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आती है समझ आ जाता है किसने लिखा है, ChatGPT ने लिखा है। तो ये एक निशानी है जो क्लाइंट को भी पता चल जाती है। अगर आप किसी क्लाइंट को ChatGPT का लिखा भेज रहे हो, पढ़ने से भी पता चल जाता है, लेकिन ये जब डैश आ जाता है ना तो 100% कन्फर्म हो जाता है भाई ChatGPT। तो भाई जब भी आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कराओ ChatGPT के साथ तो करा लो, मसला नहीं है, लेकिन ये डैश वैश हटा देना, वरना क्लाइंट समझेगा यार ये तो GPT वाला है, तो आपकी वैल्यू नहीं होगी इतनी। तो ये आपके पास LLM इस तरह से काम कर रहा होगा। विच फ्रेमवर्क
इज़ बेस्ट फॉर मी। यहाँ पे मेरे पास उससे रिलेटेड डिटेल्स आ जाएंगी, मैं कुछ भी पूछूंगा तो उससे रिलेटेड PDF से वो डिटेल्स निकाल लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो है सरफाद आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, मैं जो है ज़रा छापा मार रहा हूँ। जी कोड समझा दें सरफाद, आपको ना कोड भी समझा देगा ये वाला, फिर आप आगे बढ़ें। कोड नज़र आ रहा है पीछे तक, विजिबल है? यस सर। इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है? अगर ये जो हमने इतना लिखा है ये अगर हम हटा देते हैं, सही है, समझेंगे ये है ही नहीं। सो ये जो बाकी का कोड है ये समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं ये चीज़ हटा देता हूँ जो आज हमजा भाई ने लिखी है, ये जो यहाँ पे ये टूल्स वाली चीज़ है, ये अगर बंद कर दूँ तो आपको बाकी समझ में आ रहा है? आपको, आपने पूछा था ना, नहीं आ रहा? थोड़ा ज़ोर से तो बोलें, बड़ा कर दूँ? नहीं, वो तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे ताकि मुझे पता तो चले आपको समझाना कहाँ से है। आपको बाकी का समझ में आ रहा है? क्या बनाया है हमने? सिंपल बेसिक एजेंट बनाया हुआ है, उसके अंदर और कुछ भी नहीं हो रहा। फिर हम लोगों ने क्या किया था भाई, लास्ट क्लास के अंदर और उससे पिछली क्लास में हम लोगों ने एक टूल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई हमारे LLM के पास बहुत सारा तरह का जो डेटा होता है वो प्रोवाइडेड नहीं होता उसके पास। सो उस LLM को वो डेटा प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ टूल्स को यूज़ करते हैं ताकि हम उसको डेटा फीड कर सकें। ठीक है, ऐसे ही होता है। जैसे लास्ट क्लास के अंदर जब वो रिश्ता एजेंट बना रहे थे तो उसके अंदर हम कोई API या JSON के अंदर से डेटा निकाल रहे थे, वो दिखा रहे थे। एक मिसाल में वेदर एजेंट बनाया था तो उसमें क्या किया था, कोई API से रियल टाइम वेदर का डेटा गेट करके उसके अंदर दिखा सकते हैं। इस तरीके से हम लोग टूल्स को क्रिएट कर रहे होते हैं। अब हम क्या चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास कुछ ऐसा काम हो जाए कि ये तो डेटा हमने API से फैच करके दिखा दिया, बट फाइल सर्च के लिए हमें जो है ना कुछ ऐसी चीज़ बनानी है कि जो है ना वो क्या करे, एक PDF ले ले या एक वॉइस नोट ले ले या कुछ भी, कोई भी चीज़ हो, वो चीज़ मैं उसको प्रोवाइड करूँ। टेक्सचुअल डेटा है या कोई JSON के अंदर डेटा है वो मैं उसको प्रोवाइड करूँ और उसके अगेंस्ट में वो उसके अंदर से सर्चिंग करके ना फिर मुझे रिटर्न करे। ऐसे ही है। अच्छा, जब हमजा भाई ये चीज़ पढ़ा रहे थे वेक्टर डेटाबेसेस और आपको ये वेक्टराइजेशन, वहाँ पर एक सवाल बनता था कि सर हम लोग इन वेक्टर्स को वेक्टर डेटाबेसेस के अंदर क्यों स्टोर कर रहे हैं? क्या हम इसको, ये जो डेटा हमारे पास आया था सिंपल JSON डेटा था, जो डेटा हम लोग देख रहे थे वेक्टर में कन्वर्ट होने का की वैल्यू पेयर्स में ही था, JSOन फॉर्म के अंदर था डेटा। हम किसी नॉर्मल डेटाबेस में सेव नहीं कर सकते। इस चीज़ का जवाब है आपके पास? बताया है वैसे उन्होंने जो एक्सप्लेन किया ना, उसमें से आप लोग एज्यूम कर सकते हो। LLM क्या? LLM वाली बात की सुन। LLM वेक्टर से नहीं, वेक्टर को तो डेटाबेस में सेव कर सकते हैं ना, SQL में करते हैं, MongoDB में करते हैं। हाँ, आपकी आवाज़ थोड़ा सा जोर से बोलेंगे? टाइम की बात नहीं है सर, टोकन्स कम लगेंगे जी। रिपीट करूं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो वेक्टर हमने बनाया वो हमने वेक्टर डेटाबेस में स्टोर क्यों किया, और ये वेक्टर डेटाबेस बनाना क्यों पड़ा अलग से कि भाई ये वेक्टर डेटाबेस के नाम की एक चीज़ आ गई। हम MongoDB में सेव कर लेते, हम SQL में सेव कर लेते, क्यों बनाया ये हमने? या तो आप लोग समझे नहीं सवाल, या आप जो है, भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे नाम का मैंने वेक्टर बनाया, फहाद लिखा मैंने, FAHAD उसका वेक्टर बनाया, और मैं क्या इस वेक्टर को SQL के अंदर सेव नहीं कर सकता? SQL डेटाबेस के अंदर नहीं, वो होते हैं।
लेकिन क्यों नहीं कर सकता मैं सेव? वो तो ठीक है आपकी बात, होते हैं, मैं भी मानता हूँ। जब वेक्टर डेटाबेस बनाने क्यों पड़े? हर चीज़ की कोई ना कोई वजह है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस जब बनाए थे ना MongoDB टाइप के, तो वो भी कुछ इश्यूज आ रहे थे जब भी बनाए थे। वो उसका जवाब ये है कि सिमिलैरिटी सर्च। जैसे वेक्टर डेटाबेस के अंदर आप कोई वेक्टर देते हो ना, तो वो उससे सिमिलर वेक्टर निकाल के दे देता है, ठीक है। और आपके पास जो आपके नॉर्मल जो डेटाबेसेस होते हैं उनको एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है। अगर फहाद लिखा है तो FAHAD एग्जैक्ट अगर आप उसको देंगे तो ही वो उससे रिलेटेड डेटा आपको रिटर्न करेगा। ऐसे ही है। H को इधर कर दें और FHAAD कर दें तो क्या वो रिटर्न करेगा? कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी के नाम का वेक्टर मैं फहाद के जो करेक्ट स्पेलिंग का वेक्टर मैं डेटाबेस में सेव कर दूं और स्पेलिंग का जो H है वो इस तरफ कर दूं, तो क्या वो रिट्रीव कर लेगा? वेक्टर डेटाबेस में से, वेक्टर डेटाबेस में से कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो तो सिमिलर वेक्टर ढूंढता है, एग्जैक्ट भी ढूंढता है, बट उसके साथ साथ वो कौन से ढूंढता है? सिमिलर भी ढूंढता है। जब भी तो आप देखें ChatGPT पे आप स्पेलिंग मिस्टेक करें या कोई एक चीज़ के बारे में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी बताएं, वो पकड़ के ले आता है। ऐसा ही होता है। तो जितने भी रिकमेंडेशन सिस्टम होते हैं ना, जैसे आपने गूगल के ऊपर देखा, ChatGPT तो है ही है, क्या गूगल के ऊपर कोई रिकमेंडेशन सिस्टम नहीं लगा हुआ? यूट्यूब के ऊपर जाएं आप, AI एजेंट्स लिखें तो उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड सर्च हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक फाइल सर्च का एक टूल है जो कि सारी की सारी ये वाली चीज़ें कर रहा है, ठीक है। एक वेक्टर डेटाबेस को कॉल कर रहा है और क्या कर रहा है कि उसको कॉल करके हमारी जो क्वेरी है ना, उसको वेक्टर में कन्वर्ट करके उसके वेक्टर डेटाबेस के अंदर मैच कर रहे हैं और वहाँ से जो सिमिलर वेक्टर हैं उनको गेट करके उनको नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके, जैसे फहाद था, मैंने यहाँ से भाई फहाद का वेक्टर ढूंढना चाहा कि भाई डेटाबेस में है कि नहीं है, तो वो फहाद वेक्टर बना फाइल सर्च के टूल के थ्रू, फिर वो वेक्टर डेटाबेस के अंदर गया, वेक्टर डेटाबेस के अंदर से फहाद जैसे जितने भी उसको मिल रहे थे स्पेलिंग वाले वो लेके आया, फिर उसने दोबारा उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कन्वर्ट किया। ये सारे स्टेप्स होंगे ना, वो जो डायग्राम दिखाई थी, जो हमारा कौन सा जो रैक सिस्टम था, तो उसके अंदर ये जो सारे स्टेप हो रहे हैं, ये सब कौन कर रहे हैं? फाइल सर्चिंग टूल। हमारे केस में ये सारे स्टेप्स कौन परफॉर्म कर रहे हैं? फाइल सर्च का जो टूल हमें बाय डिफ़ॉल्ट के ऊपर जो OpenAI ने बना के दिया है वो परफॉर्म कर रहा है। बेसिकली आज की जो क्लास हमने स्टार्ट की थी, उसके जो पीछे इस फाइल सर्च के जो ये जो टूल है, इसके पीछे जो पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, उसके लिए की थी। अच्छा, ये समझाई क्यों? क्योंकि ये फाइल सर्च का जो टूल है ना, ये सिर्फ OpenAI के मॉडल्स के साथ चलता है, अदर मॉडल्स के साथ नहीं चलता। अभी मैं Gemini भी यूज़ नहीं कर सकता इसको। और एज वी नो OpenAI जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। सो अगर हमें किसी जो है लो कॉस्ट सॉल्यूशन की तरफ जाना है, तो फिर हम ये फाइल सर्च का टूल तो हमारे पास है नहीं। बट क्या अब हम ये वाली चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अगर हम खुद से भी अपना फाइल सर्च का टूल बनाना चाहें ना, तो हम बना सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, वो आइदर कोई सा भी डेटाबेस हो सकता है। मशहूर नामों के अंदर देखो आप, पाइनकोन है, Neo4j है, इस टाइप के डेटाबेसेस हैं। और क्या करना है, आपने एम्बेडिंग का एक एल्गोरिथम सेलेक्ट करना है। आपको टेम्पलेट उसके लाइब्रेरीज मिल जाएंगी एम्बेडिंग की, जो कि आपको वेक्टर एम्बेडिंग, टेक्स्ट टू वेक्टर एम्बेडिंग और वेक्टर एम्बेडिंग टू टेक्स्ट आपको दोनों ऑर्डर्स के अंदर जनरेट करके दे देंगी। रिसर्च करने मिल जाएंगी बहुत सारी, ठीक है। अच्छा, वेक्टर डेटाबेस से पहले ना वेक्टर्स यूज़ होते थे, बट ये है कि वो नॉर्मली लोग क्या करते थे कि एक अपना इंजन बनाते थे और उसके अंदर जो है ना एक मेमोरी के अंदर वेक्टर बना लेते थे डेटा के अंदर, सही है, जनरेट करके सेव नहीं करते थे कहीं पे। सो ये जो फाइल सर्च का टूल है, ये सिंपल सा यही वाला काम कर रहा है। वेक्टर जनरेट करता है, उसको जाकर सेव सर्च करता है और फिर वहाँ से जो भी डेटा आता है उसको LLM को पास कर देता है। सिंपल है जी जी।
अच्छा, गूगल मैप का मुझे आइडिया नहीं है वो क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, बट उसके अंदर भी अगर आप देखें कि आप कोई लोकेशन सर्च करते हैं तो वो वहाँ पर आपको वो डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशंस के सजेशंस दे रहा होता है। गूगल मैप की टेक्नोलॉजी का मुझे नहीं पता, मैंने स्टडी नहीं किया। सो बेसिकली लुब्बे लुबाब ये है कि ये फाइल सर्च का टूल सारे काम कर रहा है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बट इसके पीछे की जो थ्योरी थी सारी, वो आज हमने पूरी क्लास के अंदर जो डिस्कस की है वो इसके पीछे की थ्योरी थी। सो इसके थ्योरी के डिस्कस करने का हमें फ़ायदा ये है कि अब हम अपना खुद से एक रिट्रीवल सिस्टम, अपना फाइल सर्च का टूल या किसी भी टाइप का टूल वो हम अपना बना सकते हैं। क्लियर है मैम? बहुत होंगे, क्योंकि लोग जो है ना अब इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। जिस तेज़ी से काम हो रहा है ना, जैसे वेब सर्च के हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं, उसी तरीके से हमारे पास इसके भी टूल्स होंगे जो कि ओपन सोर्स लोगों ने कर दिए होंगे बना के, भाई आप ये यूज़ कर लो, ठीक है। सो इस टाइप के बहुत सारे टूल्स होंगे। यहाँ तक क्लियर है? और अब आप लोगों को टूल्स भी बहुत अच्छे से ग्रिप हो गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई टूल्स हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या चीज़ होती है, किस तरीके से इस्तेमाल होगा, एजेंट किस तरीके से इसको इस्तेमाल करेगा, इसका क्या रोल है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। यस सर। देखिए आगे पीछे बातें नहीं करें, फोकस रहें थोड़ा सा क्लास की तरफ। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं? टूल, एजेंट, सारी चीज़ें जितना भी डिस्कस किया, अब हम एक तरीके से देखें ना, हम लोग बहुत अच्छे लेवल के ऊपर आ गए हैं एजेंटिक एआई के अंदर। अब हम वो वाली चीज़ नहीं है कि बैठे हुए प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं और जो है ना वो वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है, 4 लाइन का कोड लिखा, हमने एजेंट बना लिया। अब हम उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ के अंदर जा रहे हैं कि भाई किस तरीके से होगा, ठीक है। यूजुअली जो हम सिस्टम प्रॉम्प्ट भी देते हैं ना, जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो 1 लाइन की हम लोग लिख रहे होते हैं, वो 1 लाइन की नहीं होती। उसके अंदर आप क्या करते हो, आप शुरू से लेके आखिर तक का पूरा कॉन्टेक्स्ट बताते हो, पस मंज़र बताते हो कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, ये इस चीज़ के लिए है, यहाँ पे मुझे ये आपको काम करने हैं, आपके ये चीज़ें, पूरा बिहेवियर उसका कंट्रोल करते हैं आप, कि वो कोई भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात करें ना, आप उसको वापसी वक्त भेज देते हो बाहर के, नहीं भाई ये वाली चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं है। वरना यूजुअली लोग क्या करें कि जाएँ भाई जो है ना अपने नेक्स्ट जेएस का कोड लिखवाएं, बैठ जाएँ किसी की चैटबॉट से, वेबसाइट पे गए नेक्स्ट जेएस का कोड लिखवा रहे हैं। सो ये वाली चीज़ होती है। सो अब हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट का नाम है, जो अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसका नाम है हैंड ऑफ। हैंड ऑफ के बारे में किस किस ने सुना है और कौन कौन पढ़ चुका है पहले से? हैंड रेस कर लें। अच्छा, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? जी बताएं आप। जी सही है, जी बताएं। अच्छा, आपस में एक दूसरे को नहीं बताना है, मुझे बताना है। भाई एक तरीके से देखें ना, आपकी क्या चीज़ हो रही है कि एक टास्क आपने लिया और आगे डेलीगेट कर दिया, किसी और बंदे को पकड़ा दिया। एक मिसाल है, मैं मैनेजर हूँ, मेरे पास सीईओ की तरफ से एक टास्क आया, भाई आपने ये वाला काम करना है। अब मैंने देखा भाई मेरे पास कौन कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और मैंने क्या किया, वो जो टास्क है वो उनको डेलीगेट कर दिया। सिंपल सी यही वाली चीज़ है। यस सर। अगर हम बिल्कुल आसान अल्फाज में समझें तो बिल्कुल हम लोग यही चीज़ कर रहे होते हैं कि एक टास्क लेते हैं, एक टास्क एजेंट के पास आता है और वो क्या करता है, हैंड ऑफ कर देता है किसी न किसी दूसरे एजेंट को, ठीक है जी। लेकिन क्या इसका ये वाला जो हम काम कर रहे हैं हैंड ऑफ का, क्या ये हम टूल से नहीं कर सकते, एजेंट से नहीं कर सकते, सॉरी टूल से कर सकते हैं सर। जी। अच्छा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना, वो ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको कि भाई ये हैंड ऑफ हो क्यों रहा है, वही एजेंट क्यों नहीं कर रहा। मेन चीज़ ये है ना, इसका जो कोड है ना वो बिल्कुल आसान है, रेपो में भी लिखा हुआ है। मैंने एक सिंपल सा एक एजेंट बना हुआ है मेरे पास, जो कि हम लोग पिछली क्लासों से देखते हुए आ रहे हैं, और वही कोड में हमेशा लिखा हुआ होता है मेरे पास, कुछ भी चेंज नहीं है। क्लियर है?
मैं कौन सा मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, कैसे पता लगा आपको? भाई यहाँ पे दो चीज़ें जो है ना एक्स्ट्रा हैं, सही है। मैं ये अगर हटा देता हूँ और यहाँ से मॉडल को ख़त्म कर देता हूँ तो ओपन एआई ये बाय डिफ़ॉल्ट के ऊपर यूज़ करेगा, उसका कौन सा मॉडल यूज़ करेगा? 4o मिनी, 4o यूज़ करेगा या 4o मिनी यूज़ करेगा? 4o यूज़ करेगा, क्योंकि ये लोग ना बहुत होशियार हैं। हमने देखा है ना कि 4o के पैसे ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से इन्होंने कि भाई अगर कोई गलती करे तो हमारे पैसे बनने चाहिए, 4o मिनी उन्होंने डिफ़ॉल्ट के ऊपर नहीं लगाया। ठीक है, अच्छा ये डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं, इन सब के अपने अपने यूज़ केसेस हैं। उन यूज़ केसेस की बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उन सबको यूज़ कर रहे होते हैं। सो एक बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल है जो कि मैंने हैंड ऑफ के लिए जो देखी थी, जो हमारी रेपो के अंदर भी है, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। उसके अंदर क्या है कि भाई हमारे पास डिफरेंट टाइप की ट्रांसलेशन होती हैं जो कि हम लोग कर रहे होते हैं। सही है, एक मिसाल, एक यूज़र आया, गूगल के ऊपर आप गए या कहीं पे भी गए, चैट जीपीटी के ऊपर आपने उसको जुमला दिया और आपने उसको बोला कि भाई मुझे इस लैंग्वेज के अंदर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके दे दो। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या बनाया भाई, ट्रांसलेशन लैंग्वेज ट्रांसलेटर बनाया। लेकिन सबसे पहले हम कौन सा, एक मिसाल है, मैं अपने पास जो ट्रांसलेटर बना रहा हूँ ना वो 3 लैंग्वेजेस के अंदर बना रहा हूँ। मैं एक उर्दू का ट्रांसलेटर बनाऊँगा, ठीक है, और मैं एक कौन सा बनाऊँगा, फ्रेंच का बनाऊँगा और अरेबिक का बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बनाया भाई अरेबिक ट्रांसलेटर। ठीक है, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे बता दिया भाई, ये भाई आपका नाम भी अरेबिक ट्रांसलेटर ही है। स्क्रीन स्टक हो रही है क्या, चल रहा है, नज़र नहीं आ रहा होगा, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया। इतना जोर आ गया कि भाई वो जूम भी चल रहा है, मेरे प्रोजेक्ट के काम जो कर रहा था मैं, वो वैसे ही उठ के आ गया। वो सारी चीज़ें दूसरे डेस्कटॉप के ऊपर चल रही हैं यहाँ पे, और अभी भी हम काम ही कर रहे हैं, तो उसकी रैम जो है वो फिल हो गई है। अच्छा, मैंने इसका जो नेम था वो भी दे दिया, अरेबिक ट्रांसलेटर। और अब मैं इसको इसकी इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ भाई, यू विल गेट दी यूज़र्स, यू हैव टू ट्रांसलेट दी यूज़र्स इनपुट इनटू अरेबिक। ठीक है, अच्छा, अब मैंने एक एजेंट बना लिया है ना, अब मैं क्या इनको कॉपी पेस्ट कर लूँ, क्या ज़रूरत है बार बार लिखने की। अच्छा, अरेबिक को अब क्या करते हैं, उर्दू कर देते हैं, और नीचे आके अब यहाँ पर क्या करते हैं, फ्रेंच कर दें। सही है, इतना तो समझ में आ गया होगा ना, बिल्कुल सिंपल ही है ये। यस सर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग एजेंट में क्या दूँ, ट्राई एज। स्टार्टिंग एजेंट के लिए सबसे पहले मुझे एक एजेंट बनाना पड़ेगा कि भाई जो कि हमारा मेन ट्रांसलेटर एजेंट है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, ये जो मेरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है ना, अब ये जो मेरा एजेंट होगा, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है इसका जो पैरामीटर का नेम है स्टार्टिंग एजेंट क्यों है। एजेंट हो सकता था कि भाई एजेंट इक्वल्स टू एजेंट, बता दो कौन सा है। अब आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि वो जो मैंने एक दफ़ा लास्ट क्लास में बात की थी ना, कि हर चीज़ का जो नाम रखा गया है ना, वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के मीनिंगफुल रखा गया है। कि अभी जो पैरामीटर है, पैरामीटर का भी नाम उन्होंने इस तरीके से रखा है कि भाई स्टार्टिंग एजेंट, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा। तो मतलब अब हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि भाई अच्छा, ये हैंड ऑफ का भी कॉन्सेप्ट होता है कि भाई हम हैंड ऑफ करके चेन दूसरे के हाथ में जाएगी। और अब ये सारे की सारी चीज़ें देखेंगे, ये जो एजेंट लूप होता है सारा, कि कहाँ से एग्जीक्यूशन किसके पास ट्रांसफ़र होती है, कंट्रोल कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। जैसे हमने देखी थी ना ये सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के अंदर,
पूरा इवेंट लूप देखा था, वैसे ही इस टाइप का ही एक लूप हमारे पास यहाँ पर भी क्रिएट होता है। तो वो भी हम देखेंगे आगे चल के, जैसे ही थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं थ्योरी के अंदर। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर को यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे और इसको सबसे पहले इसकी इंस्ट्रक्शन बताएंगे कि भाई इसकी इंस्ट्रक्शन क्या है। तो मैं इसको बोलूँगा कि भाई यू हैव टू टेक द यूज़र्स इनपुट एंड कॉल द एप्रोप्रिएट, अच्छा वो हमारे पास SMD में कहीं कहीं पे जो है डब्बे जो हैं वो ख़राब हुए हुए हैं। एप्रोप्रिएट हैंड ऑफ, अच्छा एक काम करते हैं ना, मल्टी लाइन वाली लगा लेते हैं यहाँ पे, अब सुकून हो जाएगा। एप्रोप्रिएट हैंड ऑफ टू ट्रांसलेट द यूजर्स इनपुट, ठीक है। इफ़ यू डोंट फाइंड एप्रोप्रिएट हैंड ऑफ देन सिंपली रिफ्यूज द यूज़र। सही है, ये अंग्रेज़ी समझ में आ रही है? यस सर। सिंपल सा लिखा है, मैंने उसको बोला है कि भाई आपके पास एक यूज़र आएगा, अपने साथ कोई ना कोई जुमला लेके आएगा, आपको उसे ट्रांसलेट करना है, लेकिन खुद से नहीं करना। एक जो आपको जो भी मुनासिब लगे हैंड ऑफ, उसको कॉल करना है आपने और उससे ट्रांसलेट करवाना है, आपने खुद नहीं करना। और अगर आपको कोई भी ऐसी हैंड ऑफ नहीं मिलती तो आपने क्या करना है, यूज़र को मना कर देना है कि भाई मेरे पास कोई भी हैंड ऑफ नहीं है। क्लियर है? अच्छा, ये मना करने वाली बात मैंने उसको क्यों बोली, मैंने उसके बिहेवियर को वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि LLM है ना, LLM हर चीज़ का रिस्पॉन्स कर सकता है। क्या जो एजेंट है डायरेक्टली जो मैंने बनाई ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, ये तो हमने एक ऐसी एक एग्जांपल रखी है, ठीक है। बट क्या है कि हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसको कि भाई अब जो है ना आपने मना कर देना है, आपने करके नहीं देना है, ठीक है, आपने करके नहीं देना है, आपने मना कर देना है उसे। क्लियर हो गया यहाँ पे? अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर मैंने उसको दे दिया और मैं इसको बोलता हूँ ट्रांसलेट हाउ आर यू इन अरेबिक, ठीक है। अच्छा, अभी चल जाएगा? नो सर, नहीं, नो सर। ऊपर कर दूँ? अच्छा, कर दिया भाई। सर नहीं चलेगा सर, एंड ऑफ डिस्क्रिप्शन। हमने हैंड ऑफ तो प्रोवाइड ही नहीं किया उसे, सो उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई वो जाके देखेगा हैंड ऑफ, बोला हैंड ऑफ ही नहीं है, बस ख़त्म, ठीक है आप घर जाओ। हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, हमारे पास जब हम यहाँ पर कोई भी कॉमा लगाते हैं ना, तो हमारे पास ये जो हमारी एजेंट की क्लास है, इसके सारे के सारे पैरामीटर्स हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इसके अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या बता रहा है, ये हैंड्स ऑफ का पैरामीटर नज़र आ रहा है यहाँ पे। यस सर। और उसके आगे उसकी टाइप क्या बता रहा है, टाइप जो उसकी है लिस्ट ऑफ एजेंट्स ऑफ एनी टाइप, ठीक है। इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, लिस्ट ऑफ एजेंट ऑफ एनी टाइप, वो किसी भी टाइप का एजेंट हो सकता है और उसकी प्रॉपर यहाँ पर हम लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। अब इसको मैं कैसे लिखूँगा, यहाँ पे हैंड्स ऑफ इक्वल्स टू लिस्ट बनाई हमने यहाँ पे, और हमारे कौन से एजेंट से, उर्दू ट्रांसलेटर और अरेबिक ट्रांसलेटर, और उसके अलावा कौन सा था, फ्रेंच ट्रांसलेटर। एरर क्यों दे रहे हैं, हो जाएगा सही। अब सही है, अब बिल्कुल सही चलेगा, ओके हो गया। हैंड ऑफ के अंदर मैंने क्या किया, सिंपल से अपने तीनों एजेंट पास कर दिए और वो क्या कर रहा है, अब उनको खुद से चलाएगा और देखेगा, नहीं होगा तो बता देगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसको यूज़र इनपुट क्या दिया है, हाउ आर यू इन अरेबिक, ट्रांसलेट हाउ आर यू इन अरेबिक। अब देखते हैं भाई ये करता है नहीं करता। कुछ तो कर रहा है भाई, इसने तो काफ़ी सारी चीज़ें बता दी मुझे, कई फ़हालू का
और अच्छा अरेबिक में भी डिफरेंट डायलेक्ट्स के अंदर बता रहा है कि भाई इजिप्शियन अरेबिक के अंदर ऐसे है और इस तरीके से है। उसके ऊपर आते हैं ना, ठीक है। अच्छा अब ये जो अरेबिक है, अरेबिक को हम करते हैं स्पेनिश, हो जाएगा। अब इसने क्या बोला, आई एम सॉरी आई कांट फुलफिल दिस रिक्वेस्ट। अच्छा क्यों नहीं कर सकता वो फुलफिल मेरी रिक्वेस्ट को? उसके पास वो चीज़ है ही नहीं, दैट इज़ वाई वो ये चीज़ कर नहीं सकता, ठीक है जी। सवाल है? भाई वो मैं एक चीज़ जैसे यही तो समझा रहा था आपको। क्या चीज़? पिछले मैंने पौने घंटे में क्या तमीज़ खींची थी। अच्छा मैं बता दूँ, देखिए हम लोग स्पेशलाइज्ड काम करते हैं ना। एक मिसाल है कि हमारे पास एक टास्क है कि यहाँ पर बहुत सारी ब्रिक्स रखी हुई हैं और हमें वो वाली ब्रिक्स वहाँ पर पहुँचानी है। सो यूजुअली क्या अप्रोच होगी आपकी? एक मिसाल है हमारे पास 10 बंदे हैं, तो अगर 10 के 10 बंदे एक ब्रिक को यहाँ से उठाएं और वहाँ पर रखें तो उसके अंदर क्या होगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट होगी। तो हम लोग क्या करते हैं अपनी, यूजुअली क्या होता है नॉर्मल डे लाइफ के अंदर भी आप ये चीज़ देखोगे और वैसे भी देखोगे, जो नॉर्मल कंपनीज होती है उसमें क्या होता है, एक हायरार्की बनी हुई होती है। और वो हायरार्की क्या होती है, टॉप के ऊपर सीईओ बैठा हुआ होता है, सीईओ के नीचे मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स जो है हर डिपार्टमेंट के अंडर में कोई ना कोई डिपार्टमेंट होता है, फिर उस डिपार्टमेंट के अंडर में एम्प्लॉयज़ बैठे हुए होते हैं जिनसे वो काम करा रहे होते हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना। टास्क डेलीगेशन होती है कहाँ से, सीईओ बोलता है कि भाई जो है ना पेमेंट रिलीज़ कर दो, तो वो सीईओ आएगा किसके पास, फाइनेंस मैनेजर के पास जाएगा या मीडिया मैनेजर के पास जाएगा? फाइनेंस मैनेजर के पास जाएगा ना, और वो फाइनेंस मैनेजर अपने नीचे वाले को बोलेगा भाई सैलरी रिलीज़ करो सबकी। ऐसे ही है। अब ऐसे ही कोई सोशल मीडिया की कैंपेन बनाने का बोलता है सीईओ, तो वो किसके पास जाएगा? वो मीडिया मैनेजर के पास जाएगा ना कि भाई जाके इसकी सोशल मीडिया की कैंपेन बना दो, हमारा क्लाइंट है। तो ये पूरी हायरार्की होती है। इससे काम कैसे होता है, एफिशिएंटली होता है। हर बंदे का एक टास्क है, वो डिवाइड हुआ है और वो उस टास्क की बेस के ऊपर सब लोग अपना अपना काम अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही है। तो जब हम एजेंट्स बनाते हैं ना, तो एजेंट को भी हम इसी तरीके से बनाते हैं कि भाई हमारे पास एक हमने स्पेसिफिक एजेंट बनाया और उसका वही टास्क है, अदर देन डैट हम उससे वो टास्क कोई और टास्क करवाएंगे भी नहीं, ठीक है। इसके अगर हम थोड़ा सा और आगे कॉम्प्लेक्सिटी में जाए ना, तो बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियलिटी से भी रिलेटेड आ जाती हैं कि भाई कौन सा डेटा कौन से एजेंट को प्रोवाइड करना है, कौन सा डेटा कौन से एजेंट को प्रोवाइड नहीं करना। एक मिसाल है, एक मेरा बहुत सेंसिटिव टास्क है कि जो है ना उसके अंदर कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं। मैंने एक एजेंट के साथ OpenAI का मॉडल यूज़ कर लिया, एक एजेंट जिससे मैं क्या करा रहा हूँ, जैसे गार्डरेल्स टाइप की फंक्शनलिटी वाला काम करा रहा हूँ, ऐसे ही है ना। तो मैंने एक एजेंट बनाया, उसके जो है ना बिल्कुल ही सस्ता वाला या मुफ्ते वाला जो मेरा LLM था ना, उसकी की लगाई कि भाई ये वाला तुम मॉडल यूज़ कर लो। ये वाला टास्क एक छोटा सा टास्क है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, सही है। तो वो वाला काम मुझे करके देगा, फिर मैं उससे वो डेटा लेके अपने जो मेरा प्रीमियम मॉडल है जहाँ पे मैं पैसे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ, जैसे हम देख रहे थे ना 4o जो है वो कितना था, और उससे भी महंगे महंगे मॉडल थे। तो इस तरीके से हम अपने टास्क को मल्टीपल माइक्रो एजेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब क्लियर है? ठीक है जी। सर इसमें एक आर्ग्यूमेंट है एंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, तो वो हम कहाँ किस एजेंट क्या चीज़? एंड ऑफ डिस्क्रिप्शन। हाँ बताएं। तो वो किस एजेंट में हम इस्तेमाल करेंगे, मेन एजेंट में या बाकी जो एजेंट है उनमें? समझा नहीं मैं आपका सवाल। सर इसमें एक आर्ग्यूमेंट है जी, आर्ग्यूमेंट है एंड ऑफ डिस्क्रिप्शन। हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन का जी सर। वो देख सकते हैं।
नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो हम किस एजेंट में इस्तेमाल करते हैं, मेन एजेंट में या वो जो दूसरे जो हमने एजेंट बनाए उनमें? ठीक है, लेकिन दूसरे में भी आ रहे हैं तो दूसरे में नहीं इस्तेमाल कर सकते। उर्दू का ट्रांसलेटर है, मैं यहाँ पे क्या बोलूँ भाई कि भाई हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, और उसके अंदर क्या बताऊँ, उसकी डिस्क्रिप्शन बता दूँ। सो वो उस तरीके से क्या होगा, जब वो हैंड ऑफ के अंदर पास होगा तो उसके पास उसके लिए उसकी डिस्क्रिप्शन सारी की सारी अवेलेबल होगी। अब सर यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जब इंस्ट्रक्शन पढ़ी है तो इंस्ट्रक्शन में तो सारी बात क्लियर हो गई, फिर ये चीज़ क्यों आई है? ये क्या चीज़? एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन सारी आ गई हैं सारी एक एजेंट को, अब हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन क्यों आया है? अच्छा, फिर आप मुझे इस चीज़ का सवाल है, जैसे टूल्स के अंदर जब हम एजेंट पास करते हैं तो एजेंट को तो हमने इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है, तो टूल को डिस्क्रिप्शन क्यों देते हैं? अच्छा, वो जो इंस्ट्रक्शन है ना वो LLM के लिए, ये जो इंस्ट्रक्शन है ना हैंड ऑफ की जो डिस्क्रिप्शन है वो एजेंट के लिए। वो एजेंट जब हैंड ऑफ को फाइंड करेगा तब वो हैंड ऑफ की डिस्क्रिप्शन की बेसिस पे फाइंड करेगा। ये जो इनपुट मैंने दिया ना यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ये किसके लिए दी हुई है? LLM के पास ही जाती है, LLM के पास जाती है ना। और क्या ये वाली डिस्क्रिप्शन LLM के पास जाएगी? ये एजेंट खुद ही डिसाइड करेगा कि भाई जब उसके पास हैंड ऑफ की डिस्क्रिप्शन आई कि हाँ भाई कौन सा हैंड ऑफ मुझे ढूंढना है, तो वो उसकी बेसिस के ऊपर डिसाइड करेगा। ठीक है? यस सर जान। अच्छा सर, आप इसको फिनिश करें। आपके जाने से पहले मुझे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है और एक वीडियो भी प्ले करनी है, तो आप लोग वो देख के जाएगा। अभी सरफाक बस इसको फिनिश कर लें, फिर मैं उसको। सही है।